हेलो, वेलकम टू पेन ड्राइव इंजीनियर कोर्स। तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक पर आ गए, दैट इज डिजिटल फिल्टर्स। तो देखिए, डिजिटल फिल्टर्स है क्या हमारे, ये हमारे नॉर्मल ये डिस्क्रीट टाइम एलडीआई सिस्टम्स है जिनको हम यूज करते हैं जब हमें एरेज को फिल्टर करना होता है। एरेज मतलब जो सीक्वेंसेस हैं जो हमें कैसे मिले हैं, एनालॉग इनपुट सिग्नल की सैंपलिंग करने से हमें कुछ जो सीक्वेंसेस मिले हैं, उन सीक्वेंसेस में से अगर हम चाहते हैं कि हमको डिजायर्ड वैल्यूज को ही हम सिस्टम से पास होने दें और बाकी वैल्यूज को हम उसको हम स्टॉप करें, तो वैसे जगह पर जो आप सिस्टम यूज करते हैं सिंपली डिस्क्रीट टाइम एलडीआई सिस्टम्स, उनके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया फिल्टर्स। तो मतलब आप कुछ भी यहाँ पर अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीजों का बस आपको यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन लिखा है। तो देखिए, जैसे कोई भी आपका अगर ये सिस्टम है, ये हो सकता है कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम हो या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो। अगर ये कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम होता तो आप इसके लिए जो इनपुट अप्लाई करते हो एनालॉग सिग्नल होता है x ऑफ t, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आप इनपुट अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दैट इज x ऑफ n। अगर हम आउटपुट भी देखें तो आउटपुट हम कहेंगे कि आउटपुट अगर कंटीन्यूअस होता है टाइम में तो y ऑफ t, डिस्क्रीट है तो y ऑफ n। अगर ऐसे ही ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम अगर है तो उस केस में इसका इंपल्स रिस्पांस हम h ऑफ n से लिखते हैं, और अगर कंटीन्यूअस होता तो हम कैसे लिखते हैं, h ऑफ t से लिखते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि अगर हम xt और ht के टर्म्स में yt को डिफाइन करें तो yt की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ t कन्वर्ट विद h ऑफ t। ये आपको पता है, इनपुट हमारे इंपल्स रिस्पांस के साथ कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट की वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर हम yn की वैल्यू लिखते हैं तो yn क्या होता है हमारा, x ऑफ n कन्वर्ट विद h ऑफ n। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर से xt अगर टाइम डोमेन में रहा होगा तो उसके लिए आप फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा लिखेंगे, xn अगर हमारा डिस्क्रीट रहा होगा तो उसके लिए आप डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही आपका h ऑफ ओमेगा या फिर h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा होगा। सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका yt के लिए ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा, ये y ऑफ ओमेगा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो क्या वैल्यू होती है, x ऑफ ओमेगा इनटू h ऑफ ओमेगा। y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा भी लिखेंगे तो सेम वैल्यू x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इनटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। ये हमारी किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी, हमारी एलटीआई सिस्टम की, चाहे वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो या फिर कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम हो, हमारा जो आउटपुट होगा अगर हम डिस्क्रीट को अगर कंसीडर कर रहे हैं अभी, तो ये जो आउटपुट होगा ये हमारा दो टर्म से मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पांस, दैट इज इसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम फंक्शन या फिर ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर आप यहां से देखें कि हमने लिख दिया अगर कि y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल्स टू x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इनटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें कि आउटपुट का मैग्नीट्यूड हमारा अगर हम देखना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड इसको आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। ठीक है, हमने कई बार ये टर्म्स यूज भी किए हैं। अब मतलब अगर आप देखें कि इस आउटपुट का जो y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का मैग्नीट्यूड है वो x ऑफ इनपुट के तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो साथ में किसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और सिस्टम फंक्शन के मैग्नीट्यूड पर हमारा डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस पर डिपेंड कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके अगर हमारा ये जो फंक्शन है हमें अगर ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन लिखना है तो मतलब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम अपने आउटपुट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम जहां चाहें वहां पर हम इस मैग्नीट्यूड को जीरो भी बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू जीरो कर दें उस फ्रीक्वेंसी पर, हम इसको ऐसा डिजाइन करें कि हम अगर चाहते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारा आउटपुट जीरो हो जाए तो अगर हम क्या करें, h ऑफ ओमेगा जो हमारा सिस्टम फंक्शन है, आप जानते हैं कि जो भी हमारा h ऑफ ओमेगा या h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ठीक है, ये हमारा अगर ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारा ये कैसा रैशनल फंक्शन है तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी ये हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ ओमेगा अपॉन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ ओमेगा होगा हमारा, मतलब कुछ न्यूमरेटर फंक्शन होगा ओमेगा का, कुछ डिनोमिनेटर में ओमेगा का फंक्शन होगा। अब इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज पर आप जानते हैं इसको हम और कैसे डिफाइन करते हैं कि यहां से न्यूमरेटर ओमेगा की जिन वैल्यूज के लिए जीरो हो जाए उन फ्रीक्वेंसीज को आप क्या कहते हैं, जीरोस, और जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए उन फ्रीक्वेंसीज को आप क्या कहते हैं, पोल्स। तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अगर न्यूमरेटर को जीरो बना सके ओमेगा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी मैग्नीट्यूड, तो उस केस में ओवरऑल आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। मतलब उन फ्रीक्वेंसीज को हम ब्लॉक कर सकते हैं जिन फ्रीक्वेंसीज पर हमारे h ऑफ ओमेगा की क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसे ही आप जानते हैं कि पोल्स पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। अगर हम पोल्स पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो इसका मतलब अगर हम इस h ऑफ ओमेगा की वैल्यू को बढ़ा दें मैग्नीट्यूड का, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने y ऑफ ओमेगा को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो डिजिटल फिल्टर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, उसमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग हम इनको नाम देते हैं ऐसे सिस्टम्स को डिजिटल फिल्टर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या बात की कि जो डिजिटल फिल्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ये जो फिल्टर्स हैं डिजिटल फिल्टर्स, ये हमारे कैसे सिस्टम्स हैं, डिजिटल फिल्टर्स ये हमारे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब एलटीआई सिस्टम्स तो नहीं, ये हमारे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, उसमें भी अगर आप प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सिस्टम कैसे सिस्टम्स होते हैं, कॉजल सिस्टम। और आप अगर फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं कि हम आउटपुट अगर लेना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम हम डिजाइन करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो सिस्टम कैसे हो, स्टेबल हो। तो इसलिए इसके डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम तो है ही, और इसके साथ साथ और भी ये डिजिटल फिल्टर्स में और क्या क्या चीजें होंगी, ये सिस्टम्स हमारे कैसे सिस्टम्स होंगे, कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम्स होंगे। तो जब आपको इतनी चीजें, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से कि हम एक डिजिटल सिस्टम ले रहे हैं, एक हम डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम ले रहे हैं, इतना भी आपको पता है कि वो सिस्टम एलटीआई है, इसके साथ ही आपको ये भी पता है कि वो सिस्टम कॉजल भी है और वो सिस्टम स्टेबल भी है। तो अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर हमने कहा कि सिस्टम कॉजल है तो इसका क्या मतलब होगा, प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है, कॉजल है, इसका मतलब अगर हम इंपल्स रिस्पांस के टर्म्स में बात करें तो h ऑफ n विल बी 0 फॉर n लेस देन 0। अगर हम पोल जीरोस के टर्म्स में बात करें तो कभी भी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस ये कभी भी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पोल्स। हम जानते हैं अगर हमारा h ऑफ ओमेगा कोई फंक्शन है, या जैसे आपने z ट्रांसफॉर्म में बात की कि h ऑफ z अगर हमारा कोई फंक्शन है तो वो सिस्टम अगर कॉजल होना है तो उसके जो सिस्टम फंक्शन जो होगा उसके जो ऑर्डर होना चाहिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का ऑर्डर, वो कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उसमें ज्यादा जीरोस और कम पोल्स होंगे तो वैसे सिस्टम कभी भी हमारे कॉजल नहीं हो सकते। तो अगर सिस्टम कॉजल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब इसके साथ अगर आपने कह दिया सिस्टम स्टेबल भी है, तो अगर सिस्टम स्टेबल भी है, आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो यहाँ तो या तो आप यूज करेंगे डीटीएफटी या फिर आप यहाँ यूज करेंगे z ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनको शायद डीटीएफटी का क्वेश्चन नहीं गया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, z ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। वैसे भी देखिए डिस्क्रीट फिल्टर्स का टॉपिक जो है वो आपके में सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं होता, लेकिन z ट्रांसफॉर्म से ही रिलेटेड ये टॉपिक हम देखेंगे, कोई अलग टॉपिक नहीं है, हमने इसको बांट रखा है कि हमने अलग से एक टॉपिक बना दिया डिजिटल फिल्टर्स। अदरवाइज जो इसका पूरा एनालिसिस है, फिल्टर की जो भी एनालिसिस है वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, z ट्रांसफॉर्म के। तो आपने z ट्रांसफॉर्म पढ़ा है मतलब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बस हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो अब जैसे हमने कहा कि अगर सिस्टम कॉजल है मतलब जीरोस हमारे पोल से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके साथ साथ अगर सिस्टम स्टेबल है तो आपने जब z ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो कॉजल सिस्टम के स्टेबल होने की क्या कंडीशन पड़ी थी, हमने ये देखा था कि अगर हमारे सिस्टम कोई कॉजल होता है तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि अगर सिस्टम कॉजल है तो इसके साथ साथ एक फर्स्ट पॉइंट ये होगी चीज, सेकंड पॉइंट ये होगी, और थर्ड पॉइंट आपका ये भी है कि अगर सिस्टम कोई कॉजल है तो उसके लिए अगर हम ट्रांसफॉर्म की आरओसी देखें तो मतलब अगर हम लिखें सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो आरओसी ऑफ सिस्टम फंक्शन h ऑफ z ये कैसा होता है कॉजल सिस्टम के केस में, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। हमने पढ़ा है कि अगर हमारा कोई सिस्टम कॉजल है तो उसके इंपल्स रिस्पांस का जो ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब उसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, उस ट्रांसफर फंक्शन की आरओसी कैसी होगी, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लूडिंग इंफिनिटी। इंक्लूडिंग इंफिनिटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अभी अगर आरओसी जो होगी, आरओसी ऑफ f ऑफ z x ऑफ z विल बी एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लूडिंग इंफिनिटी। ये चीजें आपको पता है, z ट्रांसफॉर्म से ये तीनों रिलेशंस आपको z ट्रांसफॉर्म से पता है पहले ही। तो अब अगर किसी कॉजल सिस्टम की आरओसी अगर हम देखें तो हमने बात की कि अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो उसके लिए आरओसी कैसे होगी, आरओसी हमारी अगर हम ये बात करें कि हमारा इमेजरी ऑफ z है
और ये हमारी वैल्यू रियल ऑफ z। तो आरओसी एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का पूरा रीजन ये आरओसी होगी, ठीक है। तो मतलब अगर हमने कह दिया कि एक हमारा कोई पर्टिकुलर सर्कल है और इसके बाहर का पूरा रीजन ये क्या हमारी आरओसी है, तो अब अगर इस कॉजल सिस्टम को स्टेबल होना है तो स्टेबिलिटी के लिए आपने एक ही कंडीशन पढ़ी है कि जो हमारी आरओसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करनी चाहिए। तो अगर हमने कह दिया कि ये जो हमारा सिस्टम है इसकी आरओसी ऐसी है और अगर इसको स्टेबल होना है तो इसका मतलब यूनिट सर्कल यहां कहीं इस आरओसी में आना चाहिए। ये जो हमने ड्रॉ किया डॉटेड लाइन ये हमारा रेडियस 1 दैट इज ये हमारा यूनिट सर्कल है। तो इसका मतलब हमने ये भी स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो हमारे आरओसी अगर हम किसी रैशनल फंक्शन के लिए देखते हैं तो आरओसी कैसी होती है, आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। तो इसका मतलब अगर हमारी आरओसी यहां से शुरू हो चुकी है इसका मतलब जितने भी पोल्स हैं वो इसके अंदर लाइन कर रहे हैं। आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल हमारे आरओसी है तो इसका मतलब सारे पोल्स कहां हैं, इसके अंदर है। और अगर ये आरओसी यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है तो पोल्स अगर इसके भी अंदर है, हम कहें कि पोल्स हमारे यहां है, इसका मतलब सारे पोल्स कहां लाई कर रहे हैं, इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब अगर किसी कॉजल सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसके लिए कंडीशन भी आप जानते हैं कि फॉर अ कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर अ कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल क्या होना चाहिए, ऑल द पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। ठीक है। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट सर्कल मतलब जो गिवन होगा उसके लिए चीजें आपको गिवन नहीं होगी, आपको ये चीजें अंडरस्टूड रखनी है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सभी चीजें आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखेंगी कि वो सिस्टम आपको कॉजल भी दिखेगा, वो सिस्टम आपको एलटीआई भी दिखेगा। एलटीआई तो हो गई ऑब्वियसली, तभी हम उसका एच ऑफ एन निकाल पा रहे हैं या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकाल पा रहे हैं। उसके साथ आपको दिखेगा जो पोल्स की लोकेशन होगी वो भी आपके कहां पर होगी, इनसाइड द यूनिट सर्कल होगी। अगर ये कोई यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया, यूनिट रेडियस सर्कल, तो सारे पोल्स आप देखेंगे उसके अंदर लाई कर होंगे। जीरोस पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, जीरोस हमारे आउटसाइड द यूनिट सर्कल लाई कर सकते हैं, इनसाइड द यूनिट सर्कल लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप फिल्टर्स के केस में देखेंगे कि जीरोस को हम कहां प्लॉट करते हैं, ऑन यूनिट सर्कल प्लॉट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑल पास फिल्टर्स। वो हमारा एक एक्सेप्शनल केस होगा, उसको हम देखेंगे अलग से। तो जीरोस को आप यूनिट सर्कल पर क्यों प्लेस करते हैं इसका भी हम रीजन देखेंगे। तो अब इसका मतलब अभी तक हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारा सिस्टम फंक्शन होगा h ऑफ ओमेगा या h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, इसके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा मैग्नीट्यूड इनटू e टू द पावर j फेज एंगल ऑफ h ऑफ j ओमेगा, ऐसा लिखते हैं आप। ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस फेज एंगल वाले पार्ट से हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं आउटपुट का, देखिए फेज से हमारा फर्क नहीं है क्योंकि आप वैसे भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में देखेंगे कि जो हमारे सिस्टम्स होंगे वो लीनियर फेज सिस्टम्स होंगे, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो अब हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे कि इस h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू कम मिलेगी, किसी पर जीरो मिलेगी। तो हमें उन्हीं फ्रीक्वेंसी रेंज को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा ये जो डिजिटल फिल्टर्स हैं ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशन हमारा ये परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये हाई पास की तरह बिहेव कर रहा है, लो पास की तरह बिहेव कर रहा है, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, ऑल पास की 5 टाइप देखेंगे हम। अब इसके साथ जैसे अगर हम बात करें डिजिटल फिल्टर्स के इंप्लीमेंटेशन की, तो जैसे एनालॉग फिल्टर्स और डिजिटल फिल्टर्स में भी आप देख सकते हैं एक मिनट में, जैसे अगर हम एनालॉग फिल्टर की बात करते हैं, सपोज हमने कोई एनालॉग आपके पास मान लीजिए ये कोई हमारा एक डेटा है जिसमें हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, मान लीजिए हमारा कोई एनालॉग डीसी वोल्टेज था जिसमें कुछ नॉइज का पार्ट आकर मिल गया। मतलब अगर आपको इस टाइप की ये वैल्यू ऐसी कोई ये हमारे नॉइजी हमें सिग्नल दिखा जिसमें एक जो डीसी लेवल था, सपोज वो डीसी लेवल कितना था, अगर हमने कहा ये 5 वोल्ट का डीसी लेवल था, लेकिन हमारे पास उस 5 वोल्ट डीसी में क्या कर मिल गया, कुछ नॉइज भी आकर ऐड अप हो गया। तो अगर आपको यहां नॉइज को सेपरेट करना होता है, नॉइज को फिल्टर करना होता है, तो वहां पर आप एनालॉग फिल्टर्स यूज करते हैं। तो उस केस में अगर हमने ये देखा कि मान लीजिए टी के रिस्पेक्ट में हम ये वोल्टेज वी ऑफ टी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको इसमें से नॉइज को फिल्टर करना था तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, लो पास फिल्टर। जैसे मान लीजिए अगर हम कंटीन्यूअस के केस में बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर हमने इसको एक ऐसे सिस्टम से पास कर दिया, ये हमारा सपोज कोई एक सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा इनपुट था जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट हमने इस सिस्टम में अप्लाई कर दिया, ये हमारे एल और सी से बना हुआ ये फिल्टर आप जानते हैं कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर। ये क्या करेगा, इंडक्टर लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट अगर हम यहां ले रहे हैं तो हमें इसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये अगर आप देखें तो नॉइज हमारी हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके जो डीसी कंपोनेंट है हमारे इनपुट का, वो डीसी कंपोनेंट हमें यहां पर 5 वोल्ट एक्जेक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन एप्रोक्सीमेशन बना लेते हैं कि हमें इस टाइप का हमारा वी आउट हमें ये आउटपुट में मिल जाएगा, ये 5 वोल्ट। तो ये हमारा कौन सा फिल्टर है, एनालॉग फिल्टर है, जो किससे डिजाइन हुआ भाई एल एंड सी कंपोनेंट्स। तो जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट आप कैसे करते हैं, यूजिंग आरएलसी कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल फिल्टर्स होते हैं दीस फिल्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस इक्वेशंस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर एक रॉ डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास सपोज कोई इस टाइप का अगर ये सिग्नल है जिसमें अगर हम देखें तो फिर से यहां पर कुछ नॉइज आकर मिल गया, ये अगर वैल्यू होनी थी 5 वोल्ट, लेकिन अगर आपको ये इस टाइप की वैल्यूज इसमें दिख रही है, सपोज ये वैल्यू हमने कह दिया इट इज 5.2 5 ये 2, ये वैल्यू हमारी 5.1, ये वैल्यू 5, ये हमारा कोई इनपुट सीक्वेंस है x ऑफ n। अब अगर हम ये हमारे रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू n, अब अगर हम इस इनपुट सीक्वेंस को जिसमें हमारे पास क्या है डीसी वैल्यू प्लस नॉइज आ गया है, ऐड अप हो गया इसमें, अगर हम इसको एक सिस्टम से पास कर दें, कौन से सिस्टम से, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम से। जिस डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या करती है, हमारी आउटपुट और इनपुट को रिलेट करती है। सपोज हमने डिफरेंस इक्वेशन ले ली y ऑफ n इक्वल्स टू 1/2 x ऑफ n प्लस 1/2 x ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा, अगर हम आउटपुट को n ग्रेटर देन 0 के लिए देखें तो हम ये एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए n इक्वल्स टू 0 पर आपको आउटपुट देखना है तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि यहां से क्या टर्म आएगा, x ऑफ -1। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x ऑफ -1 लेट इट इज 5, ठीक है। ये वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया कि वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप अपने आउटपुट को प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसा आउटपुट आएगा आपका। अगर आपने उसके करस्पॉन्डिंग अपने आउटपुट को प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू n, ये अगर हमारा हमने कहा आउटपुट है हमारा y ऑफ n, तो इस फिल्टर का आउटपुट क्या होगा 1/2 टाइम्स x ऑफ n। अगर हम n इक्वल्स टू 0 के लिए देख रहे हैं तो 1/2 टाइम्स, इसमें से आप चाहें तो 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों में 1/2 है, x ऑफ n प्लस x ऑफ n -1। 0 के लिए देख रहे हैं तो x ऑफ n हमारा x ऑफ 0 है 5.2 प्लस x ऑफ n -1 मतलब x ऑफ -1 वैल्यू कितनी है 5, तो ये 10.2/2 दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 5.1। तो आप देखेंगे ओरिजिन पर हमारी वैल्यू कितनी है 5.1, इट इज 5.1। नेक्स्ट सैंपल की वैल्यू अगर देखेंगे तो फिर से क्या होता है, जिस n की जिस वैल्यू पर आपको देखना है वो वैल्यू x में और उसके एक पहले वाली जो वैल्यू थी x की, उन दोनों के हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, 1/2 से उसको डिवाइड करना है एडिशन को। तो यहां भी आप 5.2 प्लस 5 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट सैंपल आपको फिर से क्या वैल्यू मिलेगी 5.1। फिर नेक्स्ट सैंपल अगर आप देखें 5.2, सपोज ये 25 है या इसको हम 5.3 कर लेते हैं, तो 5.3 प्लस 5 दैट इज 10.3, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी 5.15। ये वैल्यू हमारी कितनी है 5.1। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम फिर से देखें तो 5.3 5.1 दैट इज 10.4, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 5.2। तो हम क्या देख रहे हैं
आप अगर देखेंगे इसमें तो जो ये वैल्यू 5.3 तक जा रही थी, वो वैल्यू आपको 5 से 5.15 इनके 5.2 इनके बीच में आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो अब अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू होगी हमारी दैट इज, ठीक है, तो आप यहां भी देख रहे हैं कि ये भी जो हमारा फिल्टर है, ये फिल्टर भी जिसको हमने डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है कि अगर ये हाईली फ्लक्चुएटिंग कोई सिग्नल होगा तो उसको एक डीसी वैल्यू के अबाउट आपको ये सॉरी आपको ये अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू देगा। मतलब ये भी जो हमारा सिस्टम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखेंगे पहचानना कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फिल्टर हमारा लो पास की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा हाई पास की तरफ बिहेव करेगा। तो अब जैसे अभी तक हम जो देख रहे हैं तो हमने ये बात की कि एनालॉग जो हमारे फिल्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं किससे, आरएलसी कंपोनेंट से, और जो डिजिटल फिल्टर्स रिप्रेजेंट होंगे वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, सिर्फ डिफरेंस इक्वेशन से। तो अब ये डिफरेंस इक्वेशंस को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यूजिंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लाइक सी या कोई असेंबली लैंग्वेज में आप इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब जो हमारा डिफरेंस इक्वेशन होगी उसको आप सी लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में आप किसी में आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर ये जो प्रोग्राम होगा ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा, फिर उसको रन करेगा। किस पर रन करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिजिटल हार्डवेयर चाहिए। डिजिटल हार्डवेयर करने का मतलब ये जिस सीपीयू में आप रन कर रहे हैं उसमें मेमोरी चाहिए, आपको शिफ्ट रजिस्टर चाहिए, एएलयू चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है, अगर पूछा जाए कि डिजिटल फिल्टर्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं तो डिजिटल फिल्टर्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा हमारा, जो हमने अभी बात की, एएलयू, सीपीयू, ये सभी चीजें हार्डवेयर के पार्ट में आएंगी। और सॉफ्टवेयर में आपका क्या है, डिफरेंस इक्वेशन को आपने जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट किया। तो अब अगर कोई चीज सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंटेड है और कोई चीज अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर से इंप्लीमेंटेड है, तो अब डिफरेंस आपको और एडवांटेज भी आपको क्लियरली यहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर कोई चीज आरएलसी कंपोनेंट से बनी है तो इसमें क्या होगा, पहली चीज तो जैसे इंडक्टर कहीं भी इन्वॉल्व होता है तो आप जानते हैं इंडक्टर को हमारा ये काफी बल्कि बना देता है। जो भी हमारा सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, बल्कि होगा। फिर उसके बाद उसमें मेंटेनेंस, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं वो सभी चीजें आपको इस रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वाले सर्किट को ज्यादा आपको इफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन लिखी हुई है तो उस पर टेंपरेचर कितना भी बढ़ जाए उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपने एक पर्टिकुलर कोई सर्किट बना लिया तो वो अगर हमने हाई पास बनाया है तो हाई पास की तरह ही वर्क करेगा, लो पास बना लिया तो एक बार तो लो पास की तरह ही वर्क करेगा। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एनालॉग फिल्टर्स की वो बहुत ही कम है। लेकिन आपने अगर एक ही सिस्टम को एक ही प्रोग्राम में आप थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, ये जो प्रोग्रामिंग आपने जिस लैंग्वेज में की है, अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दें तो उसी प्रोग्राम को जो पहले हाई पास की तरह था, बिहेव कर रहा था, उसी से हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लो पास भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑल पास भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन्हीं हार्डवेयर पर जिस पर हमारा लो पास सिग्नल, लो पास फिल्टर के लिए प्रोग्राम रन कर रहा था, सेम हार्डवेयर पर हमारे क्या प्रोग्राम रन करेंगे, ऑल पास, बैंड रिजेक्ट, सभी प्रोग्राम हमारे उसी हार्डवेयर पर रन करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो एनालॉग जो फिल्टर्स होते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें कोई जीरो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहां पर आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, एनवायरमेंटल इफेक्ट की आपने बात कर ली। उसके बाद फिर और फेलियर की भी अगर हम बात करें तो फेलियर के चांसेस एनालॉग में ज्यादा है, डिजिटल में कम है। नॉइज हमेशा ही डिजिटल में आपका एक एडवांटेज है। तो ये सभी एडवांटेज मिलने के कारण ही हम डिजिटल फिल्टर्स की बात करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो जो मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स हैं आपके वो एनालॉग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी हम डिजिटल फिल्टर्स की बात करते हैं क्योंकि ये एडवांटेजेस इतने हैं कि हम एक बार जो हमारा एनालॉग सिग्नल है हम इन एडवांटेजेस को लेने के लिए उसको पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके फिर उसको डिजिटल प्रोसेस करके वापस हमें जो सिग्नल चाहिए वो भी एनालॉग चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको बीच में डिजिटल में प्रोसेस करते हैं। रीजन हमने बात की जो एडवांटेजेस है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जैसे अभी हमने लिखा कि जो आउटपुट होगा इस आउटपुट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, जो मैग्नीट्यूड हमारे किसका, सिस्टम फंक्शन के रिस्पांस का। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट के केस में, तो जैसे अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो जैसे अगर हम कंटीन्यूअस के केस में पहले आप लिखते थे कि कोई भी हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो उसमें ओमेगा की जो रेंज थी वो रेंज क्या थी हमारी -∞ टू +∞। फिर आपने डीटीएफटी में देखा, फिर हमने एफएफटी में भी देखा, डीएफटी में भी देखा, हर जगह कि जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज आती है वो जितने भी डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के जो भी ट्रांसफॉर्म्स हैं वो ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। कितने से फ्रीक्वेंसी में हर 2π इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको ओमेगा की जो वैल्यू है वो -∞ टू +∞ वैरी नहीं करती, कितने रेंज में वैरी करती है, कोई भी एक सिर्फ 2π की ड्यूरेशन में आपका ओमेगा वैरी करेगा। तो सिमेट्रिसिटी कंडीशन क्रिएट करने के लिए आप उस 2π की ड्यूरेशन को कैसे डिवाइड कर लेते हैं, फ्रॉम -π टू π। तो अब आपकी जो रेंज होगी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो हमेशा क्या होगी, -π टू π, जिसमें से आपने सिमेट्री क्रिएट की है। मतलब दोनों ही तरफ आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसी सेम, आपकी यूनिक फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो यूनिक फ्रीक्वेंसी किसी भी एक साइड की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मतलब जैसे 0 टू π। तो आपकी जो भी आप फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो जैसे आप अगर दो केसेस देख लें, लो फ्रीक्वेंसी रीजन एंड हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम एनालॉग फिल्टर्स की बात करते हैं तो एनालॉग के केस में ये जो ओमेगा हमारा होता है ये ओमेगा वैरी करता है फ्रॉम -∞ टू ∞। लेकिन यहां पे सिमेट्री हमने कंडीशन क्रिएट की है तो जो हमारा सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पर। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, लो फ्रीक्वेंसी को। और हाई फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेक करना हो गेन के लिए तो आप कैसे चेक करते हैं, ओमेगा की क्या वैल्यू पुट करके, क्योंकि ओमेगा 0 से कहां तक वैरी कर सकता है, फ्रॉम 0 टू ∞ वैरी कर सकता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट की बात की आपने तो जैसे आपने देखा कि अगर हम sin xt अपॉन πt लेते हैं तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, अगर ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है उसकी वैल्यू आपने देखी थी फ्रॉम -x टू x होगी, ठीक है। ये -x टू x विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये हमारा x ऑफ ओमेगा वैल्यू है। फिर जब हमने डीटीएफटी की बात की इसी सिग्नल के लिए, हमने इसको जब हमने डिस्क्रीट बना लिया उसके बाद इसके ट्रांसफॉर्म की बात की तो उस केस में हमारा ये सिग्नल था sin xn अपॉन πn। और इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्म में बात की कि ट्रांसफॉर्म अभी भी ऐसा ही होगा -x टू x, लेकिन अब ये वैल्यू सिर्फ एक बार नहीं होगी, अब ये वैल्यू रिपीटेड होगी फ्रॉम -∞ टू +∞। मतलब यही चीज बार बार रिपीट होगी, कितने ड्यूरेशन से, हर 2π फ्रीक्वेंसी के बाद अपने आप को ये चीज रिपीट करेगी। तो मतलब जैसे एक पल्स यहां है वैसे ही एक और पल्स यहां भी होगी, और अगर ये सेंटर 0 है तो ये पॉइंट क्या आएगा, 2π आएगा। ऐसा ही एक हमारा इसके पहले भी होगा, ऐसा हमारा ये -∞ टू +∞ ये चीज रिपीट रहेगी, ये पॉइंट क्या आएगा, -2π आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि डिस्क्रीट के केस में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी सिर्फ हमें कितने कंसीडर करनी है, कोई भी एक 2π का इंटीग्रल हमें 2π का कोई हमारा एक रेंज हमें कंसीडर करना है। तो उस 2π के रेंज को अगर आप सिमेट्रिसिटी कंडीशन क्रिएट करने के लिए हमने ये कहा कि अगर हम 2π को कैसे डिवाइड कर दें, -π से π के बीच में, ये -π और π के बीच में। तो जब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस अगर आप करते हैं, किसी सिस्टम का बिहेवियर चेक करते हैं आप, ये लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, तो उसके केस में जब आपको लो फ्रीक्वेंसी रीजन में उसका देखना है गेन कैसा है, तो उसके लिए आप डिस्क्रीट के केस में जो ओमेगा आएगी, नॉर्मली हमने इसको या तो कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था जिसकी वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू टीएस के बराबर होती है, जहां पर टीएस क्या वो सैंपलिंग इंटरवल है जिस इंपल्स ट्रेन से आपने सैंपलिंग की, ठीक है। चलिए, तो ये जो ओमेगा होगा इसको भी हम नॉर्मली ओमेगा से ही लिखेंगे। हमने लिखा है कि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन डिस्क्रीट के केस में अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा हमारा कहां से कहां वैरी करेगा, 0 टू π वैरी करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से कहां तक करेगा, π तक। उसके बाद यही चीज फिर क्या होगी, अपने आप को बार-बार रिपीट करेगी। तो अगर हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू एनालाइज करना चाहेंगे तो वहां पर हम लो फ्रीक्वेंसी पर गेन चेक करने के लिए ओमेगा की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0, और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन चेक करने के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ∞। अब अगर हमने डीटीएफटी से रिलेशन देखा z ट्रांसफॉर्म का, तो डीटीएफटी आप लिखते हैं x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, और z ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं आप, x ऑफ z। तो आपने ये भी देखा था कि जो z की वैल्यू होती है, इस z की वैल्यू क्या होती है, r e टू द पावर j ओमेगा, ये हमने देख रखा है। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि सिस्टम अगर आपका स्टेबल है, मतलब यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है, तो यूनिट सर्कल को अगर इंक्लूड करें तो मार्क की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड हमारा है वो z ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा यूनिट सर्कल। तो इसलिए जब आप फिल्टर की फिल्टरिंग एक्शन देखना है अगर आपको, तो वहां पर आप z एनालाइज करते हैं यूजिंग मैग्नीट्यूड r इक्वल्स टू 1। तो अगर हम देखें वैल्यू ऑफ z एट r इक्वल्स टू 1
1 तो ये वैल्यू कितनी है e टू द पावर j ओमेगा। ये ओमेगा भी हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट की फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने कहा ये कैपिटल ओमेगा, उसी को बस हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सिर्फ ओमेगा से। तो e टू द पावर j ओमेगा ये हमारे z की वैल्यू है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे हमने कहा कि अगर हमें डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालाइज करना होगा तो वहां पर हम ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पुट करेंगे पाई, तो उसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम z ट्रांसफॉर्म के थ्रू एनालाइज करना चाहते हैं तो अगर हम z की वैल्यू देखें तो अगर हम देखें z ये जो वैल्यू है z एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर आपने यहां ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दी तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको e टू द पावर j0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए जैसे आपने ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी dtft के थ्रू वही चीज आप चेक कर सकते हैं यूजिंग z ट्रांसफॉर्म। आपको z की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, z इज इक्वल टू 1। अब अगर यहीं पर हम देखें कि हाई फ्रीक्वेंसी अगर हमें देखना है तो जैसे हम ओमेगा इज इक्वल टू पाई पुट करके चेक कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू क्या है, वैसे ही अगर हम z के थ्रू पता लगाना चाहते हैं तो z के लिए अगर आप देखें वैल्यू ऑफ z एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई, अगर आपने यहां ओमेगा इज इक्वल टू पाई पुट कर दिया तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको e टू द पावर j पाई, और e टू द पावर j पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। मतलब अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रीजन एनालाइज करना है तो वैल्यू आपको क्या पुट करनी है z इज इक्वल टू 1। तो बस यहां से इतनी चीज आप अगर ध्यान रखें तो अभी तक के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके इतने सही सॉल्व हो जाएंगे। अब लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे दूसरी चीजें और। तो अगर आपको ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी किसी सिस्टम के लिए, तो आपको सिस्टम के जो सिस्टम फंक्शन है अगर वो डीटीएफटी के फॉर्म में गिवन है, मतलब अगर आपको x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा गिवन है तो वहां पर लो फ्रीक्वेंसी गेन कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कीजिए और उसके लिए वैल्यू देखिए मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू आ रही है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखनी है, फेज एंगल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड देखना है कि मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू कैसी है। अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ी है तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड हमारा रिस्पांस जो है वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन पर अच्छा है। अगर मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा है तो उस केस में आप कहेंगे कैसा हमारा ये मैग्नीट्यूड हमारा कम है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी गेन इसका अच्छा नहीं है। ऐसे ही अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी गेन चेक करना है यूजिंग डीटीएफटी तो ओमेगा इक्वल टू पाई पुट कीजिए। z ट्रांसफॉर्म के थ्रू करना है तो बस आपको ये याद रखना है लो फ्रीक्वेंसी के लिए z इक्वल टू 1, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इट इज z इक्वल टू -1। z की वैल्यू कितनी है और हाई फ्रीक्वेंसी z इक्वल टू -1। तो अगर आप z प्लेन में देखेंगे, अगर हमारा z प्लेन है, z के रिस्पेक्ट में ये हमारा रियल ऑफ z और ये एक्सिस अगर हमारी इमेजिनरी ऑफ z, तो अगर हमने यहां पर एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, ये अगर हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा z इक्वल टू +1, यहां जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या है z इक्वल टू -1। तो इसका मतलब अभी हमने बात की कि जो हमारे सिस्टम फंक्शन होते हैं, ये जो सिस्टम फंक्शन है हमने अभी बात की कि h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा हो, अगर डीटीएफटी के फॉर्म में हमने बात की तो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जो रैशनल है वो पोल्स और जीरोस के फॉर्म में वो उसका हमारा क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, जीरोस अपॉन पोल्स के टर्म्स में आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपने बात कर ली कि अगर हमें इस मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है उस फ्रीक्वेंसी के आसपास आप क्या प्लेस करेंगे, पोल्स प्लेस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्जेक्टली पोल्स पर अगर आप देखें तो एक्जेक्टली पोल्स पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो मतलब हमें जिस फ्रीक्वेंसी पर गेन बढ़ाना होगा उस फ्रीक्वेंसी के नियर अबाउट हम क्या प्लेस करेंगे, पोल्स प्लेस करेंगे। और जिस फ्रीक्वेंसी पर गेन को हमें 0 बनाना है तो आप जानते हैं डायरेक्टली जीरोस जो होते हैं वो वही फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसलिए आपको जिस फ्रीक्वेंसी का गेन कम करना है या एक्चुअली 0 करना है उस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप क्या प्लेस कर दें, जीरोस प्लेस कर दें, तो आपके उस सिस्टम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, सिस्टम के लिए जो रिस्पांस होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ये जो पॉइंट्स हमने लिखे, ये जो पॉइंट है ये z इक्वल टू 1, ये किसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ओमेगा इक्वल टू 0। तो अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पर हमें अगर क्या करना है, अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन को रिड्यूस करना है तो क्या करें हम, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पर इस पॉइंट पर अगर हम एक 0 पुट कर दें, 0 कैसे प्लेस कर सकते हैं आप, जो आप ट्रांसफर फंक्शन है आपका, अगर आपने उस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैसे ले ली, अगर आप चाहते हैं कि z इक्वल टू 1 पर एक 0 आ जाए तो इसका मतलब आप न्यूमरेटर में अगर आप एक फंक्शन लिख दें z -1 अपॉन डिनोमिनेटर आप कुछ भी लिखें तो इसका मतलब इस सिस्टम के लिए जो एक 0 है वो कहां पर है, z इक्वल टू 1 पर। और जैसे ही z इक्वल टू 1 पर 0 है इसका मतलब अगर हम z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो आप कोई भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी गेन है अगर हम उस गेन को 0 बना दें, मतलब अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो अगर आप क्या पुट करते हैं न्यूमरेटर में z+1 का फैक्टर अगर पुट कर दें तो z+1 अगर हमारा है मतलब z इक्वल टू -1 पर क्या उस सिस्टम का एक 0 है, इसका मतलब और z इक्वल टू -1 किसके करेस्पॉन्डिंग होती है वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू पाई के करेस्पॉन्डिंग, जो ओमेगा इक्वल टू पाई का रिप्रेजेंट करता है हमारे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम z इक्वल टू माइनस पर अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन में अगर हमने एक ये टर्म देखा, न्यूमरेटर में अगर हमें z+1 का टर्म दिखा, इसका मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू z इक्वल टू -1 पर क्या हो जाएगी, 0। और इसलिए z इक्वल टू -1 मतलब ओमेगा इक्वल टू पाई रेडियंस पर सेकंड पर ये वैल्यू हमारी 0 है। इसलिए उस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को और हम कोई भी दूसरा इनपुट अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इस पूरे यूनिट सर्कल पर, ये हमारा यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इस पूरे यूनिट सर्कल पर देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कहां से कहां तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो आपको सिर्फ 0 से पाई का ही रेंज देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके बाद वही रिपीटिशन है। तो आप यहां से 0 से लेकर पाई तक में कोई भी आप जो वैल्यूज जहां पर भी आपको गेन 0 बनाना है उस फ्रीक्वेंसी पर आप अगर 0 पुट कर दें, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, तो अगर हमने इस 30 डिग्री एंगल पर अगर हमने 0 प्लेस कर दिया, मैग्नीट्यूड कुछ भी है, फेज एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाई 6 पर उसका गेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को हमारा जो सिस्टम है वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब यहां पर जो फिल्टरिंग एक्शन है इसकी हमने बात नहीं की, क्योंकि आप बहुत पहले से ये सभी चीजें जानते हैं कि जो फिल्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हमारा कोई फिल्टर सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, उसके बाद की वैल्यूज को ब्लॉक कर दे तो फिल्टर को आप कहते हैं लो पास फिल्टर। तो फिल्टर की जो ऐसे स्पेसिफिकेशंस आती है वो उनके परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। पहली चीज तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिल्टर के लिए किस फ्रीक्वेंसी से पहले या बाद की फ्रीक्वेंसी को हमारा फिल्टर पास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की डिजिटल फिल्टर्स के लिए कि हमने जो सिस्टम बनाया है वो इनपुट को हमने किस वैल्यू से सैंपल कर रहे हैं हम, जो मतलब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है, स्टॉप बैंड का एटेन्यूएशन फैक्टर कितना होना चाहिए, पास बैंड का गेन कितना होना चाहिए, ये सब कुछ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके बारे में कभी डिटेल से आपको जानने की मतलब ठीक है, आप नॉर्मली आप जानते हैं उन चीजों को। यहां जो हमारा फोकस रहेगा, अभी हम पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम टाइप देख लेंगे कि जैसे हमने अभी बात की कि हमें जिस फ्रीक्वेंसी का गेन 0 बनाना होगा उस फ्रीक्वेंसी पर हम क्या पुट कर देंगे, एक 0 प्लेस करेंगे, और जिस फ्रीक्वेंसी का गेन हमें इंक्रीज करना होगा उस फ्रीक्वेंसी के पास हम क्या प्लेस करेंगे, पोल्स प्लेस करेंगे। तो इनको देखकर अपने हम टाइप ऑफ द सिस्टम्स डिजाइन करेंगे कि हमारा लो पास फिल्टर है तो उसके लिए हमारा ये पैटर्न कैसा होना चाहिए देखकर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने ये बात की कि जो हमारे फिल्टर का टाइप होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ z को देखकर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ या तो आप डीटीएफटी अगर ले रहे हैं तो h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड, या फिर अगर आप z ट्रांसफॉर्म के थ्रू इवैल्यूएट करके देखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ z ये क्या बताएगा हमें, ये हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ डिजिटल फिल्टर। इसको देखकर हम टाइप ऑफ डिजिटल फिल्टर की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे, हमने ये बात की कि जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी रीजन है डिस्क्रीट के केस में लो फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा इक्वल्स टू 0 या फिर z इक्वल्स टू हमने अभी वैल्यू लिखी z इक्वल्स टू e टू द पावर आपको j ओमेगा पुट करना है तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 के करेस्पॉन्डिंग z इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 1 ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये किसको आइडेंटिफाई करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी गेन को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब अगर हम h ऑफ z की वैल्यू देख लें at z इक्वल्स टू 1 तब जो हमारे गेन की वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो हमें बताएगी कि हमारा रिस्पांस कैसा है फॉर लो फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ही अगर आप पुट करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू डिस्क्रीट के केस में हमने बात की कि ट्रांसफॉर्म हमेशा पीरियोडिक होगा, 2 पाई के इंटरवल से पीरियोडिक होगा फ्रीक्वेंसी में, तो 2 पाई को हमने -पाई से पाई तक इंटरवल ले लिया है तो 0 से लेकर पाई तक हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या पुट करेंगे पाई, या फिर अगर आपने यहां पाई
इनपुट की वैल्यू, तो z की वैल्यू आपको मिली -1, तो ये दोनों पॉइंट करेस्पॉन्डिंग ये आपको क्या देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू आपको ये गेन की वैल्यू देंगे। तो अगर हमने बात की कि अगर हमारा ये कोई z डोमेन में अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, तो इस यूनिट सर्कल पर ये जो पॉइंट आएगा z = 1 का पॉइंट, ये हमारा पॉइंट, इसको इस यहां पर हम गेन की वैल्यू को चेक करके बता सकते हैं कि उसका लो फ्रीक्वेंसी गेन कैसा है। ऐसे ही यहां जो पॉइंट आएगा z = -1, इस पॉइंट पर गेन को देखकर हम बता सकते हैं कि उस सिस्टम के लिए हाई फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू कैसी है। अब अगर आपको इन बिटवीन इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में अगर आपको मिड फ्रीक्वेंसी गेन बताना है, तो मिड फ्रीक्वेंसी गेन के लिए देखिए यहां पर जो ओमेगा हमारा वैरी कर रहा है, ये ओमेगा वैरी कर रहा है फ्रॉम 0 to पाई, तो इसके बीच की कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले लें। जैसे अगर आपने लिखा z = j ओमेगा, अगर हम देखें z at ओमेगा = π/2, अगर आपने इन दोनों के बीच कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं, सपोज हम π/2 पर देखना चाहें, तो z की वैल्यू क्या होगी, e⁻j π/2, जिसकी वैल्यू cos π/2 j sin π/2, cos π/2 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी +j। तो मतलब ये जो पॉइंट है z = +j का पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड फ्रीक्वेंसी गेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू π/2 पर गेन वैल्यूएट करेंगे, तो वो लो और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच का रीजन है, मतलब वो मिड फ्रीक्वेंसी गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस z की वैल्यू +j के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड देखें ट्रांसफर फंक्शन का, तो वो हमें बताएगा कि ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में कैसा है। तो अगर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो अगर हम लिख लें लो फ्रीक्वेंसी गेन मतलब किसके लिए, at z = +1, हाई फ्रीक्वेंसी गेन at z = -1, ये इसके करेस्पॉन्डिंग, या फिर आप और क्या लिख सकते हो, ओमेगा = 0 एंड ओमेगा = पाई। इन दोनों वैल्यूज को देखकर अगर आप टाइप ऑफ द फिल्टर बताना चाहते हैं, तो इसको देखकर हम टाइप ऑफ द फिल्टर डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने कहा कि लो फ्रीक्वेंसी गेन हमारे फिल्टर का ये ज्यादा है और हाई फ्रीक्वेंसी गेन अगर ये वैल्यू क्या है, कम, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन कम है, इसका मतलब जो हमारा फिल्टर होगा वो कैसा फिल्टर होगा, उसको क्या कर रहा है, हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी को हाई गेन दे रहा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करेगा, तो इसलिए हमारा फिल्टर कौन सा होगा, लो पास फिल्टर। ऐसे ही अगर आप हाई पास फिल्टर की बात करेंगे, तो हाई पास फिल्टर मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी गेन होनी चाहिए वो वैल्यू हमारी हाई होनी चाहिए, और जो लो फ्रीक्वेंसी गेन होनी चाहिए वो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप बैंड पास फिल्टर की बात करेंगे, तो बैंड पास फिल्टर मतलब वो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को भी ब्लॉक करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को भी ब्लॉक करेगा, इन बिटवीन कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी को वो सिग्नल हमारा वो हमारा सिस्टम पास करेगा। तो उसके केस में आपको ये दोनों ही गेन जो वैल्यूज मिलेंगी, ये दोनों ही गेन की वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको, लो। अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन भी लो है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन भी लो है, तो उस केस में हमारा एक ही फिल्टर हो सकता है, कौन सा, बैंड पास फिल्टर। अब इसके बाद अगर आप देखें बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर, तो अगर हम ऑल पास फिल्टर की बात करते हैं, तो ऑल पास फिल्टर के केस में आपको लो फ्रीक्वेंसी गेन भी हाई मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी गेन भी हाई मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको सेम दिखेगी किसमें, बैंड रिजेक्ट फिल्टर के केस में भी। अगर आप बैंड रिजेक्ट फिल्टर लेना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज भी पास हो, लोअर फ्रीक्वेंसीज भी पास हो, बीच की कुछ फ्रीक्वेंसीज को बस हम ब्लॉक करें, उस केस में हाई फ्रीक्वेंसी गेन भी उसका भी कैसा होगा, हाई होगा, लो फ्रीक्वेंसी गेन भी क्या होगा, हाई होगा, लेकिन एक मिड फ्रीक्वेंसी गेन होगी कोई वैल्यू, जो मिड फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू क्या होगी, इसकी लो होगी। तो वैसे फिल्टर को क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, जो भी आपके पास सिस्टम फंक्शन गिवन है, देखिए आपको या तो डायरेक्टली सिस्टम फंक्शन गिवन होगा या फिर आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगी। जैसे हमने ये डिफरेंस इक्वेशन ले ली, सपोज हमने ले लिया था y of n = 1/2 x of n + 1/2 x of n - 1। जैसे हमने ये फिल्टर देखा था, हमने ये डिफरेंस इक्वेशन देखी थी, इस डिफरेंस इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक लो पास फिल्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप इसको वेरीफाई करें, अगर हम इसमें हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल कर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर हम इसका कैलकुलेट करें, तो अगर आपने दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो y of z = क्या लिख सकते हैं आप, x of z का ट्रांसफॉर्म, x of n का ट्रांसफॉर्म x of z, और x of n - 1 का ट्रांसफॉर्म z इनवर्स टाइम्स x of z। तो अगर आप 1/2 दोनों में से कॉमन कर लें और x of z भी कॉमन कर लें, दोनों के ट्रांसफॉर्म में ये वैल्यू आएगी, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1 + z इनवर्स। तो अगर आप यहां से yz/xz का रेशियो देखते हैं, तो yz/xz का रेशियो क्या था, 1/2 टाइम्स 1 + z इनवर्स। अब अगर आप इसमें वैल्यू देखें, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, आपकी दो वैल्यूज हैं, आपको अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन चेक करना है तो z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो अगर हम देखिए हमारा h of z है, अगर हम इस h of z की वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ h of z at z = 1, अगर हमने z = 1 पर इसकी वैल्यू देखी, तो क्या वैल्यू है, 1/2 * 1 + 1 दैट = 1। तो लो फ्रीक्वेंसी गेन हमारा 1 है। देखिए आप जब जैसे आपने बैंडविड्थ सिस्टम की देखी होगी, सिस्टम के बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं आप, जैसे आपने ट्रांजिस्टर की बैंडविड्थ देखी होगी, तो जिस रेंज में हमारे जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी हो, तो इस टाइप की आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी कि अगर हमारे ये हमारा अगर कोई सिस्टम फंक्शन गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस या हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ h of ओमेगा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो जिस रीजन में या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या फिर इन द वर्स्ट केस अगर ये अपने इनिशियल वैल्यू की अगर ये वैल्यू 1 थी, तो इनिशियल वैल्यू के कहां तक ये रिड्यूस हो जाए, 1/2 टाइम्स। तो यहां तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं, और इतने फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या कहते हैं, ये हमारे सिस्टम की क्या है, बैंडविड्थ है। तो बिल्कुल ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी गेन या लो फ्रीक्वेंसी गेन अगर वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, मतलब हम उस गेन को कहेंगे अच्छा गेन है। अगर वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो हम गेन को क्या कहेंगे, ये हमारा गेन अच्छा नहीं है, मतलब वो सिस्टम हमारा फिर उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन हम उसको बैंड पास या लो पास हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे h of z की वैल्यू z = 1 पर क्या मिल रही है, 1। अगर मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन को। तो लो फ्रीक्वेंसी गेन हमारा क्या है, 1 है, मतलब अच्छा है। अगर हम h of z की वैल्यू देखें at z = -1, मतलब हम कहां गेन देखना चाहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी गेन अगर हम देखना चाहते हैं, z अगर हमने -1 पुट किया, तो ये -1 टू द पावर -1 दैट इज -1, तो 1 - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 1 - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपको क्या दिख रहा है, लो फ्रीक्वेंसी गेन अच्छा है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन 0 है, इसलिए हमारा जो फिल्टर होगा, जो इस डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड फिल्टर होगा, उस फिल्टर को हम क्या कह सकते हैं, ये फिल्टर कैसा है, हमारा लो पास फिल्टर है। ये जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन है, इसको इंप्लीमेंट कर रही है, एक लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी गेन गुड, हाई फ्रीक्वेंसी गेन 0। तो इस तरह से आप जो भी हमारे पास सिस्टम फंक्शन होगा, या तो आपको h of z डायरेक्टली गिवन होगा, या फिर इस y of n के थ्रू आपका डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू गिवन होगा, कोई सिस्टम रिप्रेजेंटेड होगा, तो उसके केस में आप h of z फाइंड करेंगे, या फिर आपके ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कोई सिस्टम हमारा रिप्रेजेंटेड होगा, तो उसके केस में भी आप ये डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे, y of n की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x of n, फिर उसमें दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके आप फाइंड करेंगे सिस्टम फंक्शन h of z, और उस h of z की वैल्यूज आप इन दो फ्रीक्वेंसीज पर देखेंगे। अगर इनमें से किसी एक पर वैल्यू हाई आ गई, चाहे लो फ्रीक्वेंसी पर हाई आ गई या हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई आ गई, तब तो आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम क्या होगा हमारा, लो पास या हाई पास। अगर हमारे दोनों ही गेन हमारे कैसे हैं, अगर दोनों ही गेन कम, दोनों ही गेन 0 से, तो उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, सिस्टम कैसा होगा हमारा, बैंड पास फिल्टर। अगर दोनों ही गेन अच्छे हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ऑल पास फिल्टर होगा या तो वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा। अभी हम इसको भी देख लेंगे कि ऑल पास फिल्टर आप देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से ऑल पास है या फिर बैंड रिजेक्ट। अगर आपको पोल 0 का प्लॉट दिया हुआ है या फिर h of z अगर आपने फाइंड कर लिया है, और वहां से अगर आप उसके पोल 0 कैलकुलेट करते हैं, तो अब जैसे अगर फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जैसे एनालॉग फिल्टर अगर हमारा होता, तो लो पास फिल्टर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लो पास फिल्टर के लिए एनालॉग के केस में आप 0 से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक की बात करते हैं, तो लो पास फिल्टर के केस में दोनों चीजें सेम होंगी। अगर हम हाई पास फिल्टर को केस को देख लें, तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहां से। जैसे अगर हमारा एनालॉग हाई पास फिल्टर होता है, तो एक पर्टिकुलर कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ओमेगा सी, और उस ओमेगा सी के बाद की सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, जो ओमेगा की, वो वैल्यू आपको क्या दिखती है, 1 दिखती है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हाई पास फिल्टर के लिए, किस केस में ये हमारा कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर इन केस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम्स के लिए। लेकिन ये फिल्टर हमारे उस केस में वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, ओमेगा की, इस ओमेगा सी से लेकर इंफिनिटी तक की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, उसके लिए हमारा गेन अच्छा होता है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए हमने क्या कहा कि जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ट्रांसफॉर्म होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो कंसीडर करनी है, वो सिर्फ 0 से पाई फ्रीक्वेंसी रेंज कंसीडर करनी है। तो अगर आप चार टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बना लें, तो अगर हमारा लो पास फिल्टर होगा, तो लो पास फिल्टर के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी हमारी, 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू, हम सपोज हमने नाम दिया ओमेगा सी, इस ओमेगा सी तक गेन हमारा हाई
गेन मिलेगा, वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा मिलेगी, और इस ओमेगा सी से लेकर यहां पर कहीं पर हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी पाई, ठीक है, यहां पर ये हमारी कोई फ्रीक्वेंसी है -पाई। तो उस केस में आपको क्या दिख रहा है, अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सपोज h ऑफ z है, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं h ऑफ z के मैग्नीट्यूड को, तो ये वैल्यू हमारी क्या दिख रही है हमारी, अब अगर हमने पाई रखा है इसको h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा लिख देते हैं, h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर हमें दिख रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ये जो 0 से ओमेगा सी तक यहां तक हमें वैल्यू मिल रही है 1, लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 0 पर गेन की वैल्यू है 1, हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू पाई पर गेन की वैल्यू कितनी है 0, मतलब ये जो सिस्टम हमारा ये कैसा सिस्टम होगा, लो पास फिल्टर। अगर यहीं पर हम हाई पास फिल्टर बनाते हैं तो हाई पास फिल्टर कैसा होता है हमारा, ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारी पाई, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, यहां से लेकर इस पाई तक हमें जो वैल्यू मिलती गेन की, वो गेन की वैल्यू हमें क्या मिलती हाई। लो फ्रीक्वेंसी 0 पर ओमेगा इक्वल टू 0 पर देखें तो गेन की वैल्यू कितनी 0। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो होता है हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन फंक्शन होता है, मतलब जैसी वैल्यूज आपको इधर दिखेंगी वैसे ही वैल्यू आपको यहां अगर कोई पॉइंट है -पाई का और ये कोई पॉइंट है -ओमेगा सी का, तो आपको इस बीच में भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगी। एक चीज और, ये जो आप इस टाइप के लेते हैं ऐसे शार्प एजेस आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फंक्शन ये इनका जो होता है रेक्टेंगुलर, अगर एक डोमेन में कोई चीज रेक्टेंगुलर है तो दूसरे डोमेन में वो चीज क्या रही होगी, सिंक रही होगी। तो जो सैंपलिंग फंक्शन या सिंक फंक्शन आता है, मतलब अगर हम h ऑफ ओमेगा ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि हमारा सिंक ऑफ n कोई मतलब कि अगर सिग्नल हमारे टाइम डोमेन में सिंक होगा तभी उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ऐसा पर्टिकुलर हमारा रेक्टेंगल मिल सकता है। और सिंक फंक्शन आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा इस टाइप का ये सिंक फंक्शन के लिए आपने ये देख रखा है कि हमारा सिंक फंक्शन है। तो अगर हमारा ये h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा या फिर ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, इंपल्स रिस्पांस होगा। और अगर हम इसको अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा इंपल्स रिस्पांस है, अगर हम कंटीन्यूअस के केस में अगर बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखने के लिए, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा इंपल्स रिस्पांस t लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन कॉजल होगा। और नॉन कॉजल सिस्टम्स आर प्रैक्टिकली अनरियलाइजेबल, उनको आप प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी उसमें ऐसे शार्प एजेस नहीं होंगे, ठीक है, वो एक्जैक्टली ऐसा रेक्टेंगुलर फंक्शन नहीं होगा। ये हम देखेंगे अभी आगे, हम इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे शार्प एजेस बना लिए हैं कि अगर लो पास फिल्टर है हमारा तो 0 से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही पास करेगा, जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पाई से कम होगी। और अगर लो पास फिल्टर है तो ओमेगा इक्वल टू पाई पर गेन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही अगर हमारा ये अगर लो हाई पास फिल्टर है तो ओमेगा इक्वल टू पाई पर गेन की वैल्यू ज्यादा होगी, ओमेगा इक्वल टू 0 पर गेन की वैल्यू कम होगी या 0 होगी, ठीक है। ये हमारा हाई पास फिल्टर के लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका बैंड पास फिल्टर होता तो बैंड पास फिल्टर के केस में क्या होती वैल्यू, अगर हम ये देख रहे हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, देखिए यहां पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां किसी भी ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमने e टू द पावर j ओमेगा, z के रिस्पेक्ट में देखेंगे z लेंगे, तो h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा अगर बैंड पास अगर आपका फिल्टर है, मतलब ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी गेन 0 होना चाहिए, और यहां अगर कोई हमारी ओमेगा इक्वल टू पाई का पॉइंट है तो यहां पाई पर भी गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब इस बीच की किसी फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए अगर आपको गेन की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, ऐसे ही यहां भी ये कोई पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू -पाई का, जो हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू पाई का कहीं आपके करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फिर से इवन फंक्शन आएगा, तो ऐसा ही स्पेक्ट्रम आपको इस तरह भी मिलेगा। तो ये जो वैल्यू होगी, अगर हम ये कहें कि वैल्यू 1 है तो आपको दिख रहा है ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी गेन 0, ओमेगा इक्वल टू पाई पर भी गेन 0, बीच की किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारे फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड हाई है। तो मतलब ये जो हमारा फिल्टर होगा ये कैसा फिल्टर होगा, बैंड पास फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर की केस में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, अगर यहीं पर आप देखते हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा देख रहे हैं, अगर हम बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए देख रहे हैं तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी गेन हाई होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू पाई पर भी गेन हमारा ये अगर पाई का कोई पॉइंट है तो यहां पर भी हमारा जो गेन होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। इसके बीच में कोई एक बैंड होगा ऐसा जिसके लिए हमारे जो h ऑफ j ओमेगा का e टू द पावर j ओमेगा मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ऐसे फिल्टर को आप क्या नाम देंगे, बिल्कुल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दिखेंगी, आपको इस तरह दिखेंगी। मतलब आपका फिर से इस टाइप से कोई हमारा अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है, ये हमारे ओमेगा इक्वल टू -पाई का पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी गेन अच्छा है, ओमेगा इक्वल टू पाई पर भी गेन अच्छा है। मतलब ये जो सिस्टम हमारा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा सॉरी इट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर को ये हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर। और ऑल पास फिल्टर आप जानते हैं जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब 0 से लेकर पाई तक पूरा अगर हम कांस्टेंट बना दें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हाई पास फिल्टर जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आप एक कांसेप्ट याद रखेंगे जो आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब किया था उसके क्वेश्चन में भी हमारे पास एक क्वेश्चन था जहां पर हमने देखा था। देखिए आप जब कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में ऑल पास फिल्टर को देखते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आती है। अगर हम एस प्लेन की बात करें, ये अगर हमारी सिग्मा और ये j ओमेगा एक्सिस है, तो ऑल पास फिल्टर के लिए जो भी पोल्स या जीरोस होते हैं वो इस j ओमेगा एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब अगर एक पोल लाई कर रहा है -2 पर तो एक जीरो कहां लाई कर रहा होगा, +2 पर। तो अगर आप इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, मान लीजिए हमारा जो है h ऑफ, ये हमारा क्या है, अगर h ऑफ s अगर हम देखें तो यहां पर अगर हमारा h ऑफ s कैसा होता, s -2 अपॉन s + 2। इस ट्रांसफर फंक्शन से हम पोल 0 के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। पोल है -2 पर तो फंक्शन s + 2 +2 पर 0 है तो -s -2। अब अगर आप इसके लिए देखें, इसके लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करना चाहते हैं तो s j ओमेगा पुट करेंगे तो h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू क्या आती थी, j ओमेगा -2 अपॉन j ओमेगा +2, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखते थे तो h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस ओमेगा इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपको ये वैल्यू मिलती है ओमेगा +4, और ये वैल्यू कैंसिल होकर वैल्यू क्या मिलती है आपको 1। तो ये जो आपको गेन मिल रहा है मैग्नीट्यूड, ये दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, ये क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो सिस्टम होगा ऐसा सिस्टम जिसके पोल्स और जीरोस इस j ओमेगा एक्सिस, ये हमने j ओमेगा एक्सिस के अबाउट अगर हमारा जो पोल्स और जीरोस है हमारे अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो वो क्या सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता था, एक ऑल पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो आपने कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट के केस में रिलेशन देखा, आपने z ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन देखा। क्या रिलेशन देखा हमने कि जो j ओमेगा एक्सिस रिप्रेजेंट करती है एस प्लेन में वही चीज यूनिट सर्कल रिप्रेजेंट करती है किसके केस में, z ट्रांसफॉर्म के केस में। तो जैसा हमने कहा कि अगर कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में ऑल पास फिल्टर है कोई, तो उसके जो पोल्स एंड जीरोस होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे किसके, j ओमेगा एक्सिस के। सेम कांसेप्ट से अगर हम z डोमेन में बात कर रहे हैं तो यहां जो हमारे पोल्स एंड जीरोस होंगे वो क्या होंगे, अगर हमने ये कोई यूनिट सर्कल ले रखा है, अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है, अब तो देखिए सिलेबस आपका खत्म ही हो रहा है, तो अभी तक मेरा एक सर्कल अच्छा नहीं बना, तो लास्ट में कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने ये यूनिट सर्कल को ड्रॉ किया है तो अब यहाँ पर पोल्स एंड जीरोस कैसे होंगे हमारे इस यूनिट सर्कल, क्योंकि ये यूनिट सर्कल हमारे अब j ओमेगा एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर j ओमेगा एक्सिस के अबाउट हमारे पोल्स एंड जीरोस सिमेट्रिकल थे, वैसे ही अब ये यूनिट सर्कल के अबाउट हमारे जो होंगे पोल्स एंड जीरोस वो सिमेट्रिकल होंगे। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम जो डिस्क्रीट सिस्टम ले रहे हैं अगर वो सिस्टम कॉजल और स्टेबल सिस्टम है, इसका मतलब उसके जो पोल्स होंगे वो कहां लाई करेंगे, हमेशा इस यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई एक पोल है जो यहाँ लाई कर रहा है, तो इस यूनिट सर्कल के सिमेट्रिक मतलब उसके यहाँ पर कोई क्या करेगा, जीरो लाई करेगा। यूनिट सर्कल के अबाउट सिमेट्रिक अगर हम देख रहे हैं, मतलब ये और चीजें किसके अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, इस यूनिट सर्कल के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ से जो ऑल पास फिल्टर के लिए चीज आप याद रखेंगे कि जो लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस होते हैं, अगर हम लोकेशन ऑफ पोल्स अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें, सपोज इट इज pi, एंड अगर हमने नाम दे दिया लोकेशन ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू सपोज QI। तो अगर पोल्स लोकेटेड है P पर और जीरोस लोकेटेड है Q पर, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा ये जो PI होगा ये हमारा रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होगा किसका, QI का। मतलब इट विल बी 1 अपॉन QI कॉन्जुगेट। ये रिलेशन हमेशा ही फॉलो होगा। या तो हम पोल्स के लिए कह लें कि पोल्स की लोकेशन जीरो के लोकेशन की क्या होगी, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होगी, या फिर हम कह दें कि QI इज इक्वल टू 1 अपॉन PI कॉन्जुगेट। ये भी वैलिड, दोनों ही केसेस हमारे वैलिड हैं। या तो हम कहें पोल्स जीरोस के लिए रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होंगे, या फिर हम कहें जीरोस होंगे वो पोल्स के लोकेशन के रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर सही है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारा सिस्टम कॉजल स्टेबल है तो हमेशा जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो पोल्स की वैल्यूज लोकेशन वो हमेशा यूनिट सर्कल के अंदर होगी। अगर मान लीजिए हमने यहां पर एक ऐसा ले लिया कि सपोज हमारे पास एक पोल यहां पर, इस पोल की वैल्यू कितनी है, सपोज हमने मान लिया j 0.5। अगर हमने ऐसी कोई वैल्यू मान ली j 0.5 अगर हमारे पोल की लोकेशन है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा जीरो लोकेट होगा वो इस यूनिट सर्कल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब यहां पर कहीं पर एक हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर आप जीरो की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, सपोज हमने इस लोकेशन को नाम दिया कि ये लोकेशन हमारा क्या है, P पर पोल्स है और ये Q पर हमारा जीरो है, तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन P कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे 1 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, पोल कहां पर है j 0.5 पर, तो j 0.5 का 1 अपॉन j 0.5 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, j का कॉन्जुगेट माइनस j, मतलब ये वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन माइनस j 0.5, और माइनस j को आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस j, और 0.5 से डिवाइड करेंगे उसमें तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2j। तो आप देख रहे हैं कि अगर पोल 0.5 पर था, j 0.5 पर, तो आपको जो जीरो मिलेगा वो यूनिट सर्कल के बाहर मिलेगा कहां पर, j2 पर। तो इसलिए जब भी आपके ऑल पास फिल्टर्स होंगे z डोमेन में रिप्रेजेंटेड अगर है तो आपको क्या दिखेगी लोकेशन में, पोल्स की जो लोकेशन और जीरो की लोकेशन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट के बराबर होगी। तो पोल्स हमेशा इनसाइड द सर्कल लाई करेंगे, तो जीरो हमेशा कहां होनी चाहिए, आउटसाइड द सर्कल लाई करनी चाहिए। तो जैसे यहां पर हमने जो लिख रखा है कि अगर ऑल पास फिल्टर है या बैंड पास फिल्टर है, दोनों ही केसेस में आप ट्रांसफर फंक्शन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये दोनों ही गेन क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। तो उस केस में कंफ्यूजन अगर है कि हमारा ये ऑल पास फिल्टर है या बैंड पास फिल्टर है, तो अगर आपको पोल जीरो प्लॉट गिवन है तो वहां से आपने जैसे ही देख लिया कि अगर इसके जो पोल्स हैं जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट है, मतलब सिस्टम ऑल पास है। और अगर आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा कि पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर है और जीरोस भी अगर यूनिट सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं, यूनिट सर्कल के बाहर लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब वो क्या होगा, बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा। एक और चेक कैसे तरीका चेक करने का, आपने ये चेक किया कि लो फ्रीक्वेंसी z 1 पर गेन कैसा है, ठीक है, फिर आपने चेक किया z -1 हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन कैसा है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर गेन मान लीजिए हाई आ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप अगर कोई भी मिड फ्रीक्वेंसी लेकर देख लें तो मिड फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या पुट कर सकते हैं, j = पाई पुट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है पाई पुट करके देखें, कुछ फ्रीक्वेंसीज पर आपको चेक करना पड़ सकता है। जैसे यहां पर हमने ओमेगा बाय 2 अगर पुट किया, j = j नहीं लेकर अगर आपने पाई बाय 2 की जगह अगर सपोज आपने पाई बाय 4 पुट किया होता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, e⁻j पाई बाय 4 दैट इज 1/√2 + j 1/√2। तो अगर आप वो वैल्यू पर देख लें z की वैल्यू 1/√2 + j 1/√2 पर गेन कैसा है, अगर आपको उस फ्रीक्वेंसी पर भी गेन अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी गेन भी अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी गेन भी अच्छा, मिड फ्रीक्वेंसी गेन भी अच्छा, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर गेन अच्छा है, इसका मतलब वो सिस्टम क्या होगा, ऑल पास फिल्टर। और अगर मिड फ्रीक्वेंसी पर आपको दिख रहा है कि गेन की वैल्यू 0 है तो वो क्या हो जाएगा, बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो जाएगा। एक और कैसे तरीका है पता करने का, अगर आपको या लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं या आप लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो इस बीच में कहीं पर भी जहां पर भी आपको जीरोस प्लेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमने बात की थी कि जीरोस जहां पर भी हैं उस फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर 0 दिख रहा है यहां पर डायरेक्टली, तो आप उसको देखकर ही बता सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या है, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, तो सिस्टम ऑल पास फिल्टर नहीं होगा, क्या होगा, बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा। तो अब अगर हम डायग्राम्स के थ्रू देखना चाहें या उससे पहले अगर हम जैसे हमने ये पोल्स एंड जीरोस की बात कर ली, इसमें जैसे आप कंटीन्यूअस के केस में भी चीजें याद रखेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस के केस में भी आपके फिल्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे ये हमारे ये होनी चाहिए सिमेट्रिक किसके अबाउट, जियोमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स पोल है और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो जीरोस की लोकेशन आती है वो जीरोस की लोकेशन भी क्या होती है, इस जियोमेट्रिक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर यहां पोल है तो यहां एक 0 होगा, अगर यहां पोल है तो यहां एक 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे सिग्मा और जियोमेट्रिक की एक्सिस की हमने किसके लिए बात की है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। आपने इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, ये कहीं क्वेश्चन था 2014 का था शायद, गेट खड़गपुर का, आईटी खड़गपुर। तो उसमें भी देखा था आपने, आपको एक यूनिट सर्कल बनाकर, यूनिट सर्कल नहीं था, सर्कल पर आपको पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन दी हुई थी, तो उसको देखकर आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि सर्कल जो हमारा सिस्टम है वो ऑल पास सिस्टम होगा। अब यहां से एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि इफ द सिस्टम इज रियल, अगर हम रियल सिस्टम्स की बात करते हैं, सिस्टम रियल है मतलब जो इंपल्स रिस्पांस है हमारा, वो इंपल्स रिस्पांस क्या है, अगर सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस रियल है, उसमें जो सैंपल्स हैं आपको वो अगर रियल वैल्यू दिखेंगे 1 2 3 4 -1 -3, तो ऐसे सिस्टम के लिए आपने बात की थी कि जो रियल सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्म आता है वो कैसा आता है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आता है। इसका मतलब अगर उसके पोल्स एंड जीरोस को देखें तो अगर रियल पोल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पोल है तो फिर कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई करने के लिए क्या कंडीशन होगी कि जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आएंगे। अगर कोई सिस्टम रियल है उसके लिए अगर पोल्स या जीरोस कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, तो अगर हमारा एक पोल है मतलब इस सिस्टम के लिए अगर हमारा h ऑफ n रियल है तो इसके लिए पोल्स अकर्स, या आप लिखिए पहले कॉन्जुगेट पोल्स, कॉम्प्लेक्स पोल्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको h ऑफ n के लिए जो ट्रांसफॉर्म है h ऑफ z, अगर आपको बता दिया गया है कि इसका जो है एक पोल है कहां पर, एट 1 - j पर, अगर आपको ये पता है कि इसका एक पोल 1 - j पर है तो डेफिनेटली इसका जो एक पोल और होगा, वन मोर पोल मस्ट बी एट 1 + j। जो भी इस पोल की लोकेशन है उसके कॉन्जुगेट लोकेशन पर भी हमेशा ही हमारा एक पोल होगा। सेम स्टेटमेंट वैलिड है किसके लिए, 0 के लिए। अगर हमारा h ऑफ z है, इस h ऑफ z के लिए अगर आपको गिवन है कि इसका एक 0 लाई कर रहा है कहां पर, एट 1/√2 + j 1/√2 पर, तो इसका मतलब इसका एक और 0 होगा, वन मोर 0 और होगा कहां पर, एट इसके कॉन्जुगेट पर, मतलब 1/√2 - j 1/√2। ये चीज भी आप याद रखेंगे। और जैसे z ट्रांसफॉर्म में जो चीजें हम कर चुके हैं उन सारी चीजों को भी, क्योंकि देखिए इसके बाद हम शायद बात नहीं कर पाए अभी, तो जैसे आपको और जो चीजें याद रखनी है कि जैसे अगर हमारा रियल की हमने अगर बात की, तो ऐसे ही अगर हमारा कोई जो सिग्नल है, जो सीक्वेंस है, अगर हमारा सीक्वेंस इवन या ऑड है, इवन सीक्वेंस के लिए आपने देखा था कि अगर हमारा सीक्वेंस इवन है तो उस केस में x ऑफ -n हमारा किसके बराबर होगा, x ऑफ n के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म ले लें तो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z है तो x ऑफ -n का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बाय टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी x ऑफ z इनवर्स। तो इसका मतलब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, x ऑफ 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारा सीक्वेंस इवन है तो उसके केस में h ऑफ 1/z और x ऑफ 1/z और x ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब अगर आपको गिवन है कि z = a is a pole, या फिर हम कहें 0, अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि z = a is a pole of x of z, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये x of z फंक्शन z = a पर क्या हो रहा है, अगर इसका पोल है मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, तो उस केस में z = 1/a जो होगा वो भी हमारा एक पोल होगा, क्योंकि x of z और x of 1/z क्या है, इक्वल है। तो उस केस में z = 1/a will also be a pole।
सेम स्टेटमेंट हमारा वैलिड है किसके लिए? जीरोस के लिए भी। अगर हमारा z इक्वल टू a पर कोई जीरो है x ऑफ z का, तो x ऑफ z हमारा क्योंकि x ऑफ 1/z के बराबर है, तो इसलिए z इक्वल टू 1/a पर भी क्या होगा उस सिस्टम का, उस सीक्वेंस के ट्रांसफर फंक्शन का ट्रांसफॉर्म का एक जीरो लाइक रहेगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सिस्टम रियल अगर है तो उसके लिए जो पोल्स होंगे वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेचर के ही आ सकते हैं। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, अगर रियल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जिस गेन को हमें जीरो बनाना होगा, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी गेन हो, हाई फ्रीक्वेंसी गेन हो, मिड फ्रीक्वेंसी गेन हो, हम उस फ्रीक्वेंसी पर क्या करते हैं, अगर एक जीरो प्लेस कर दे सिस्टम का, मतलब अगर न्यूमरेटर में हम ऐसा फंक्शन लिख दें जो उस फ्रीक्वेंसी पर जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड क्या कर देगा, उस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड को जीरो बना देगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो जब अब हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू सिस्टम का रियलाइजेशन, तो वहां हम देखेंगे कि अगर आपको देखते ही पहचानना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जीरोस कहां लाई कर रहे हैं, क्योंकि जीरोस जहां लाई कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली बता देगा वो लोकेशन कि उस फ्रीक्वेंसी को सिस्टम ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वहां पर जीरो है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो जब भी आपको प्लॉट दिखे तो सबसे पहले आप जीरो देखिए कि कहां जीरो लाई कर रहे हैं, उसके बाद पोल्स को देखिए। पोल्स आपको ये बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पोल्स पर वैल्यू क्या होती है ट्रांसफर फंक्शन की, इनफाइनाइट। तो पोल्स हमने अगर जैसे हमने देखा कि z इक्वल टू 0 1 का पॉइंट और z इक्वल टू -1 का पॉइंट, ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन या हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को हमारे इंडिकेट करते हैं। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी रीजन के पास में हम कहीं पोल पुट करेंगे, इसका मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन की गेन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम -1 के पास कहीं पोल प्लेस करेंगे, इसका मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी गेन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इतनी चीजों को देखकर अब आप फिल्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम पहले फिल्टर आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ फिल्टर्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के फिल्टर्स होते हैं, फिर हम उनकी बात करेंगे। तो जैसे अगर हम अब फिल्टर डायग्राम को देखकर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आप कहें कि आपको फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन का डिजाइन करना है, तो जैसे अगर हमें सपोज बनाना है लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर के लिए अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये अगर हमारा यूनिट सर्कल है, ये इमेजरी ऑफ z और ये हमारी एक्सिस रियल ऑफ z। हम जानते हैं ये z इक्वल टू 1 का पॉइंट लो फ्रीक्वेंसी गेन को हमारा इंडिकेट करेगा, ये z इक्वल टू -1 का पॉइंट, इस पर गेन को देखकर हम बता सकते हैं सिस्टम हमारा हाई फ्रीक्वेंसी गेन कैसा है। तो अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है, अगर आपको आप मान लीजिए लो पास फिल्टर बनाना है आपको, अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना आप चाहते हैं सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पास हो, तो आप उस केस में क्या करेंगे, अगर आप एक जीरो प्लेस कर दें कहां पर, एट हाई फ्रीक्वेंसी z इक्वल टू 1। अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन ले लिया h ऑफ z इक्वल टू, हम z इक्वल टू -1 पर क्या करना चाहते हैं, एक जीरो प्लेस करना चाहते हैं। मतलब अगर आपने ट्रांसफर फंक्शन में लिख लिया z प्लस 1 अपॉन नीचे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, सपोज हमने लिख लिया z स्क्वायर, लेकिन आपको कैसी वैल्यू लिखनी है कि पोल्स की लोकेशन कहां है, इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हमें लो पास फिल्टर बनाना है, अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, लो पास फिल्टर बनाना चाहते हैं, तो पहली जो क्राइटेरिया है वो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए जो हमारा z इक्वल टू 1 इंडिकेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी गेन, हाई फ्रीक्वेंसी को उस पॉइंट पर अगर हमने एक जीरो प्लेस कर दिया, मतलब ट्रांसफर फंक्शन में हमने क्या कर लिया z प्लस 1, तो अगर हम z इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा जीरो। अब नीचे आपको डिनोमिनेटर में जीरो पोल्स लिखने हैं, तो आपकी जो पोल्स की वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो से बड़ी या ठीक है इक्वल पर भी आपका सिस्टम पजल हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें पोल्स को अगर आपको ऐसे प्लॉट करना है, प्लेस करना है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस चाहते हैं आपका गेन ज्यादा हो, उसके पास आपको पोल्स प्लॉट करना है। तो आप इस z इक्वल टू 1 ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी, इसके जितने पास आप पोल प्लॉट करेंगे आप देखेंगे आपको लो फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने पोल कहां प्लॉट कर दिया, एट z इक्वल टू 0.9, अगर हमने ये z इक्वल टू 1 का पॉइंट है, अगर इसके बहुत पास कहीं पर हमने z इक्वल टू 0.9 पर एक पोल प्लॉट कर दिया प्लेस, तो सपोज हमने ये जो फैक्टर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम z माइनस 0.9, ये हमारा क्या बता रहा है z इक्वल टू 0.9 पर क्या हमारा एक पोल लाइक कर रहा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें इस h ऑफ z की वैल्यू ऑफ h ऑफ z एट z इक्वल टू -1, तो -1 जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या दिखेगी, यहां पर तो एक जीरो ही है, -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम z इक्वल टू +1 पर देखें लो फ्रीक्वेंसी गेन देखने के लिए +1 पर, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन 1 - 0.19 दैट इज 0.1, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 20। तो हम क्या देख रहे हैं हमारे हाई फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि हमने पोल कहां प्लॉट कर दिया था, जो लो फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि हम जहां लो फ्रीक्वेंसी रीजन हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 का पॉइंट उसके पास हमने पोल प्लॉट किया जो इसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसी में आप अगर पोल्स की लोकेशन को और इससे जितने दूर करेंगे हम देखेंगे हमारे गेन की वैल्यू कम होती जाएगी। आप जैसे अगर यहीं पर अगर h ऑफ z की वैल्यू आपने ली होती, न्यूमरेटर आपने यही रखा होता z + 1, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में पोल को इससे अगर दूर कर दें, ये जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी पॉइंट है इससे अगर हम दूर लेते जाएं, मतलब जैसे अगर आपने फैक्टर लिख लिया z - 0.5, अभी भी हमारा जो पोल है वो यूनिट सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है, लेकिन अगर कहां लाइक कर रहा है, ये z इक्वल टू 0.5 पर, उस केस में देखिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अभी भी h ऑफ z एट z इक्वल टू -1 ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू कितनी है, 0, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू हाई, इसलिए हमारा सिस्टम लो पास। अब अगर आपने पोल्स की लोकेशन को इस 0 पॉइंट से दूर कर दिया, अब इसके केस में अगर देखेंगे तो अभी भी h ऑफ z एट z इक्वल टू -1 ये वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी गेन अभी भी कितना है इसका, 0 है। लेकिन अब अगर आप इसके लो फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू देखेंगे एट z इक्वल टू +1, लो फ्रीक्वेंसी कहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, +1 पर, तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 अपॉन 1 - 0.5 दैट इज 0.5, और ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 4। तो आप देख रहे हैं यहां पर गेन की वैल्यू 20 थी, जैसे जैसे हम पोल को दूर करते जाएंगे इस पॉइंट से वैसे वैसे हमारी गेन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी गेन है। अभी भी ये सिस्टम किसकी तरह बात करेगा, लो पास फिल्टर की तरह ही बात करेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी गेन कितना है इसका, 0 है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है लो पास फिल्टर। ऐसे ही अगर आपको बनाना होता हाई पास फिल्टर, सेकंड अगर हम देखें हाई पास फिल्टर अगर हमें बनाना है, मतलब हमारा जो डिजायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन अच्छा होना चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी गेन ये हमारा पॉइंट है z इक्वल टू -1 और ये हमारा पॉइंट है z इक्वल टू 1, जो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे लो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी अब रिक्वायरमेंट है कि हमें हाई पास फिल्टर बनाना है, मतलब हमें हाईयर फ्रीक्वेंसी पर गेन को हाई बनाना है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है। ये फिर से जो एक्सेस है हमारी इमेजरी ऑफ z एंड रियल ऑफ z। तो अगर आपको लोअर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, एक जीरो प्लेस कर देना है, जिस फ्रीक्वेंसी को आपको ब्लॉक करना है उस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप सिंपली अगर एक जीरो पुट करते तो मतलब जैसे अगर आपने h ऑफ z की वैल्यू ले ली होती, हमें z इक्वल टू +1 पर जीरो रखना है, मतलब फैक्टर क्या होना चाहिए, z माइनस 1, तो z माइनस 1 अपॉन हमें किस फ्रीक्वेंसी के गेन को बढ़ाना है, -1 फ्रीक्वेंसी के गेन को बढ़ाना है। तो अगर हम यहां कहीं पर पोल प्लॉट कर दें, जो पोल कहां पर ले लिया, सपोज हमने -0.8 पर एक पोल ले लिया, तो अब इसका फैक्टर क्या लिखेंगे हम, z प्लस 0.8, तभी हमें पोल का देगा -0.8 पर, 0 कहां मिल रहा है हमें, z इक्वल टू 1 पर। तो अब इसके लिए अगर आप देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी गेन, तो आप h ऑफ z इवैल्यूएट करेंगे एट z इक्वल टू 1, और देखिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें उसके फेज एंगल से कोई मतलब नहीं है। मतलब हो सकता है कि इस h ऑफ z की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट वैल्यू जो दे रहे हैं रियल वैल्यू दे रहे हैं z की, हम इसकी इमेजरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकते थे, 1 + j2 भी ले सकते थे, यूनिट सर्कल के अंदर -0.5 + j 0.5 ले सकते थे। तो उस केस में जो वैल्यू आएगी h ऑफ z की उसका आपको मैग्नीट्यूड देखना है, जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी अगर आती है तो आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है कि वो वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से बहुत कम है। तो अगर जैसे यहां हम लो फ्रीक्वेंसी रीजन पर इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो वैल्यू क्या होगी, जैसे ही आपने z इक्वल टू 1 पुट किया तो ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा 0, मतलब लो फ्रीक्वेंसी गेन उसका क्या है 0 है, तो ये फिल्टर कौन सा बनेगा, हाई पास फिल्टर। अगर हमारा यहां गेन हमें अच्छा मिलता है, यहां अगर हम देखें हाई फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू, तो हाई फ्रीक्वेंसी गेन ये हम कैसे चेक करेंगे, एट h ऑफ z एट z इक्वल टू -1। अगर आपने यहां z इक्वल टू -1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अपॉन z की वैल्यू -1 प्लस 0.8 मतलब -0.2। तो आपको क्या वैल्यू दिख रही है, ये 20/2 दैट इज वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 10। तो आपको क्या दिख रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन अच्छा है, लो फ्रीक्वेंसी गेन 0 है, तो इसलिए हमारा जो फिल्टर है वो कैसा है, हाईयर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। तो हमारा ये हाई पास फिल्टर। अब जैसे अगर आपको बैंड पास फिल्टर बनाना है, थर्ड अगर हम देखें
बैंड पास फिल्टर, तो उसके केस में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अगर ये हमारा कोई यूनिट सर्कल है, ये हमारा इमेजिनरी ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड, ये पॉइंट हमारा z इक्वल्स टू +1 लो फ्रीक्वेंसी रीजन, ये पॉइंट हमारा z इक्वल्स टू -1 हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। अब हम चाहते हैं ये बैंड पास फिल्टर हो, मतलब ये हायर फ्रीक्वेंसीज को भी पास करे, लोअर फ्रीक्वेंसीज को भी पास करे। तो मतलब ये क्या करे हमारा बैंड पास फिल्टर, मतलब एक बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करे, हाई फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक कर दे और लो फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक कर दे। तो अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करनी है तो हम एक जीरो कहां पर प्लेस करेंगे? z इक्वल्स टू 1 पर। हमें हायर फ्रीक्वेंसी भी ब्लॉक करनी है तो हम एक जीरो कहां प्लेस करेंगे? यहां z इक्वल्स टू -1 पर। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि इस इन दोनों पॉइंट्स में अगर आपको जैसे ही जीरो दिखे तो आपको यहां से डायरेक्टली देखकर पता चल जाएगा, अगर यहां जीरो है, यहां जीरो नहीं है, मतलब ये लो पास फिल्टर है। अगर यहां जीरो है हमारा, मतलब यहां अगर हमारा जीरो नहीं है, उस केस में हमारा क्या होगा? ये लो पास फिल्टर होगा। अगर यहां जीरो है, यहां जीरो नहीं है, मतलब ये क्या होगा? हमारा हाई पास फिल्टर होगा। अगर दोनों ही फ्रीक्वेंसीज हमने ब्लॉक कर रखा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, तो दोनों ही गेन की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो इन बिटवीन कोई फ्रीक्वेंसी रेंज होगी जिसके लिए हमारा फिल्टर क्या कर रहा होगा? रिस्पांस दे रहा होगा। तो इसलिए हमारा जो ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कैसी आएगी? बैंड पास फिल्टर के लिए। फिर से अगर दो जीरोस हैं, सिस्टम कॉजल है, तो इसमें कम से कम दो पोल्स भी होने चाहिए। तो उन दो पोल्स की लोकेशन आप यूनिट सर्कल के अंदर कहीं भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इन यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपने पोल्स लिए हैं तो वो अगर कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं तो पोल्स कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो अगर हम चाहें तो हम ये दो पोल्स यहां प्लेस कर सकते हैं। कहां? एक पोल हमने प्लेस कर दिया j0.5 और एक पोल हमने प्लेस कर दिया -j0.5। तो ये जो फिल्टर होगा हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारे बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ट्रांसफर फंक्शन ले लिया, सपोज h ऑफ z, हमने ये जो रिस्पांस लिखा है, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है z -1 z1 दोनों पर जीरो है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? z स्क्वायर -1। ये जो फंक्शन आएगा z -1 into z+1 अपॉन, अगर हमने लिख रखा है j इक्वल्स टू +-0.5 पर हमारी वैल्यू है, तो इसको आप लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 0.25। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो z स्क्वायर माइनस 0.25, देयरफॉर z इक्वल्स टू प्लस -j0.5। ठीक है, तो अगर आप इसका गेन देखें h ऑफ z एट z इक्वल्स टू 0, अगर z इक्वल्स टू 1 देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी रीजन में, तो भी आपको वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हम h ऑफ z देखेंगे एट z इक्वल्स टू -1, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी गेन, ये भी वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज के लिए आप चाहे z +1 पुट करें या -1 के -1 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसके बीच की फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करें, ठीक है, जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं इसके लिए, अगर हम z इक्वल्स टू 0.5 के लिए देखेंगे तब तो गेन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपकी बीच की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप चेक करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? गेन की आपको हाई वैल्यूज मिलेंगी, और इन दोनों पॉइंट्स पर आपको वैल्यू कैसे मिलेंगी? 0। इसलिए हमारा जो फिल्टर है ये क्या है? बैंड पास फिल्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें बैंड रिजेक्ट फिल्टर, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर के केस में क्या होगा? हम चाहते हैं कि हमारे लो फ्रीक्वेंसी गेन और हाई फ्रीक्वेंसी गेन दोनों की ही वैल्यू ज्यादा हो। बैंड रिजेक्ट फिल्टर का मतलब बीच की किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारी, उस फ्रीक्वेंसी को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब जो आपको डायग्राम दिखेगा उसमें आपको ना तो लो फ्रीक्वेंसी ना तो हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों में से किसी भी पॉइंट पर आपको जीरो नहीं दिखेगा, क्योंकि इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर अगर जीरो हो जाए तो वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन हमें लो और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी को पास करना है, हमें बीच की किसी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है। तो आपको जिस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं ओमेगा इक्वल्स टू π/4, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग जो z की लोकेशन आएगी, z इक्वल्स टू e टू द पावर, आपको j ओमेगा ये पता है, आप ओमेगा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? cos π/4 प्लस j sin π/4, मतलब 1/√2 प्लस j 1/√2। तो अगर मान लीजिए यहां हमने कहा कि रियल एक्सिस पर वैल्यू है 1/√2 is 0.707। ये जितने भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये सभी सर्कल्स हमारे कौन से सर्कल्स हैं? यूनिट सर्कल्स हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जितने भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं तभी हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट हमारा जो कट हो रहा है वो क्या है? +1 और ये पॉइंट क्या है? -1। ये हमारा ओरिजिन पर सेंटर्ड यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर हम देखें, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमें 0 प्लेस कर देना है। उस फ्रीक्वेंसी की लोकेशन कैसे पता चलेगी? z डोमेन में ओमेगा इक्वल्स टू आपने जो भी फ्रीक्वेंसी चुनी उसके करेस्पॉन्डिंग आपको z प्लेन में एक पॉइंट मिलेगा। जैसे हमने कहा 1/√2 प्लस j 1/√2, तो यहां पर कोई वैल्यू है रियल एक्सिस पर 1/√2 और यहां पर अगर कहीं कोई वैल्यू हो इमेजिनरी एक्सिस पर 1/√2, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये हमारा एक पोल आएगा, अगर यहां पर अगर आप एक जो लोकेशन आएगी, यहां पर आप एक 0 पुट कर दें, ठीक है। नॉर्मली जो आप 0 पुट करते हैं वो आप 0 पुट करते हैं ऑन यूनिट सर्कल। तो अगर हमने इतने ही एंगल पर, अगर हम मैग्नीट्यूड 1 के लिए यहां अगर हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर 0 है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एंगल हमारा कितना है? 45 डिग्री है, तो इस पॉइंट पर इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो ओमेगा की फ्रीक्वेंसी होगी वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं 45 डिग्री एंगल पर। तो इस z की इस वैल्यू के लिए हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी z इक्वल्स टू 1 पर देखें या हाई फ्रीक्वेंसी z इक्वल्स टू -1 पर देखें, जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? हाई। ये हमारे रियल ऑफ z। तो इसलिए ये जो हमारा सिस्टम होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? अगर हमने एक 0 ले लिया कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए हमारा एक इसका कॉन्जुगेट पेयर भी हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब एक 0 अगर आप यहां लेंगे तो डेफिनेटली एक 0 हमारे सिस्टम का यहां भी होगा। ये हमारे दो पोल्स, दो जीरोस होंगे, और अगर दो जीरोस हैं तो आपको दो पोल्स भी लेने हैं। तो फिर से दो पोल्स कहां ले सकते हैं आप? जिन फ्रीक्वेंसी पर आपको बढ़ाना है गेन, तो आप चाहें तो एक पोल आप यहां ले लीजिए और एक पोल आप यहां ले लीजिए। तो आपको क्या करेंगे? ये दोनों पोल्स, ये पोल इस लो फ्रीक्वेंसी गेन को इंक्रीज कर देगा, ये पोल इस हाई फ्रीक्वेंसी गेन को इंक्रीज कर देगा, और ये जो जीरोस हैं इन पॉइंट्स पर हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। मतलब इन फ्रीक्वेंसीज पर जिनके करेस्पॉन्डिंग हमने ये z प्लेन में पॉइंट लिया है उन फ्रीक्वेंसीज को ये हमारा सिस्टम ब्लॉक कर देगा। तो ये हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब इसी तरह बैंड पास, जब ऑल पास फिल्टर भी बनाएंगे तो उसके केस में भी इन दोनों पॉइंट्स में से कहीं पर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें सारी ही फ्रीक्वेंसीज पास करनी है। उसके केस में हमने क्या कहा? जो हमारा प्लॉट आएगा वो किस तरह का प्लॉट आएगा? ये हमारा अगर ऑल पास फिल्टर के लिए देखें हम, इमेजिनरी ऑफ z, रियल ऑफ z, तो उस केस में अगर हमारा एक पोल यहां पर है तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमने बात की कि इस j ओमेगा एक्सिस से जो हमारा यूनिट सर्कल रिप्रेजेंटेड है, इस यूनिट सर्कल के अबाउट सिमेट्रिकल हमारा एक 0 कहां लाई करेगा? कहीं यूनिट सर्कल के बाहर लाई करेगा। ऐसे ही अगर हमारा एक पोल यहां है तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा एक 0 यहां भी लाई करेगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में से कहीं भी आपको 0 नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारी जो वैल्यू होगी, जो ट्रांसफर फंक्शन हमारा रिप्रेजेंटेड है, ये हमारा सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑल पास फिल्टर के लिए क्या रखना आपको कि पोल्स एंड जीरोस ये हमेशा क्या फॉलो करेंगे? p = 1/q के कॉन्जुगेट को, मतलब रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट रिलेशन को हमेशा ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप टाइप देखकर बता सकते हैं फिल्टर का, अगर आपको पोल जीरोस प्लॉट गिवन है। कभी भी बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर ये आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। बैंड रिजेक्ट और ऑल पास भी, ये भी आपको पोल जीरोस के लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको देखकर ही आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिल्टर के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कैसे एनालाइज करेंगे। तो हमने ये बात की कि आपका डायरेक्टली h ऑफ z हो सकता है, ना गिवन हो, आपको हो सकता है डायग्राम्स ना गिवन हो, आपको क्या गिवन हो? डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो, डिफरेंस इक्वेशन भी गिवन हो सकती है। आपको चीजें क्या गिवन हो सकती है? देखिए, फर्स्ट या तो आपको h ऑफ z डायरेक्टली गिवन होगा, सेकंड आपको पोल जीरो प्लॉट गिवन होगा, या तो आपको h ऑफ z गिवन होगा तो z इक्वल्स टू -1 और +1 को करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिल्टर का टाइप। पोल जीरो प्लॉट गिवन होगा, देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिल्टर का टाइप। थर्ड क्या हो सकता है? डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो सकती है, मतलब y ऑफ n इक्वल्स टू इस फॉर्म में हमारी कुछ वैल्यू हो सकती है गिवन, जिसमें अभी हमने जैसे लिख लिया था 1/2 x ऑफ n माइनस या प्लस 1/2 x ऑफ n -1। तो तीसरी चीज ये गिवन हो सकती है आपको डिफरेंस इक्वेशन। चौथी चीज क्या गिवन हो सकती है? एक सिस्टम का हमारे ब्लॉक डायग्राम गिवन हो सकता है, उस ब्लॉक डायग्राम को आप लेकर के उसके लिए बना सकते हैं, मतलब आउटपुट आइडेंटिफाई कीजिए, इस टाइप का रिलेशन फाइंड कीजिए, फिर इसमें ट्रांसफॉर्म लीजिए, फिर h ऑफ z फाइंड कीजिए और h ऑफ z में फिर z इक्वल्स टू -1 या +1 पुट कीजिए। और एक और चीज क्या हो सकती है? आपको इंपल्स रिस्पांस गिवन हो सकता है।
डायरेक्टली आपको इंपल्स रिस्पांस गिवन हो सकता है एच ऑफ एन, ये हमारे इंपल्स के फॉर्म में कुछ वैल्यूज होंगी, तो उसको देखकर इंपल्स रिस्पांस अगर है तो डायरेक्टली आप इसका ट्रांसफॉर्म लेकर एच ऑफ जेड फाइंड कर सकते हैं और यहां से फिर से सारा प्रोसीजर। तो अब इतनी टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फिल्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनमें से आपको कोई एक चीज गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर का टाइप आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम टाइप्स की बात करें फिल्टर के, तो जो हमारे डिजिटल फिल्टर्स हैं ये मेनली हम दो टाइप्स के लेते हैं, फर्स्ट है FIR और सेकंड है हमारा IIR। FIR मींस फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर, नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर मतलब एक ऐसा फिल्टर जिसका इंपल्स रिस्पांस एग्जिस्ट कर रहा हो फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हमारे इंपल्स रिस्पांस का एग्जिस्टेंस सिर्फ फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है सॉरी, तो वैसे फिल्टर को आप क्या नाम देंगे? FIR। जैसे मान लीजिए इसके लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? H of n is 0 for n less than 0 and n greater than or equals to m। देखिए हमने दो कंडीशन ली, ये दोनों ही जो हमारे सिस्टम से, ये पॉजिटिव सिस्टम से, मतलब ये दोनों की ही वैल्यू इंपल्स रिस्पांस की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का ही इंपल्स रिस्पांस 0 से पहले क्या होगा? 0 होगा। मतलब दोनों ही सीक्वेंसेस जो H of n होंगे, चाहे वो FIR के लिए देख लें IIR के लिए देख लें, दोनों ही शुरू कहां से होंगे? n equals to 0 से। अब अगर फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर है तो उसका इंपल्स रिस्पांस एक फाइनाइट ड्यूरेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कह दिया कि कोई हमारा एक फाइनाइट इंटीजर है m, तो हमारा इंपल्स रिस्पांस कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है? 0 से लेकर n की वैल्यू जब हमारी m या m से बड़ी हो जाए तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि H of n exists for 0 to m-1। अगर ये m पर भी वैल्यू 0 है, गिवन है हमें कि H of n is 0 for m n greater than or equals to m, तो इसका मतलब m से छोटी वैल्यूज तक के लिए 0 से बड़ी और 0 से यहां पर इक्वल टू भी ले सकते हैं, ये ठीक है। हम क्या लिखा हमने? 0 के लिए कंडीशन लिखी है, तो ये चीज आपकी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू और m-1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा जो फिल्टर का रिस्पांस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? हमारा फिल्टर क्या? हमारा फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर है। अगर यही चीज हम IIR के केस में देखें तो क्या होगा? H of n is 0, H of n equals to 0, ये किसके लिए? फॉर, यहां सिर्फ आपका लोअर बाउंड है, मतलब हमने सिर्फ इतना लिखा इसके लिए H of n is 0 for n less than 0। इसका मतलब कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है ये? हमने अपर बाउंड इसमें कोई प्लेस नहीं किया, जैसे हमने यहां प्लेस कर दिया था कि m के या n के बाद भी ये वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहां पर सिर्फ ये बताया गया है कि सिर्फ 0 से पहले हमारा इंपल्स रिस्पांस 0 होगा। इसका मतलब इंपल्स रिस्पांस कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है? अप टू इंफिनिटी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर इंपल्स रिस्पांस की लेंथ इनफाइनाइट है तो वैसे सिस्टम को आपने क्या नाम दिया? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फिल्टर होते हैं FIR फिल्टर्स, दीज आर नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, ये नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स होते हैं, मतलब इसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो नॉन रिकर्सिव सिस्टम, मतलब सिस्टम हैविंग नो फीडबैक, विदाउट फीडबैक सिस्टम को आप नॉन रिकर्सिव सिस्टम कहते हैं। मतलब जिसका प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पर डिपेंड करेगा, प्रीवियस किसी आउटपुट पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो उसके केस में ये जो हमारा FIR होगा इसके लिए प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रीवियस आउटपुट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये जो IIR फिल्टर्स होते हैं, दीज आर रिकर्सिव सिस्टम्स। रिकर्सिव सिस्टम्स है मतलब इनका जो रिस्पांस होगा, अभी जो हम प्रेजेंट आउटपुट देखना चाहते हैं वो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पर तो डिपेंड करेगा ही, इसके साथ साथ प्रीवियस आउटपुट्स की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। तो मतलब इस सिस्टम में क्या होगा? फीडबैक होगा। जो IIR फिल्टर्स हैं, दीज आर रिकर्सिव सिस्टम्स हैविंग फीडबैक। तो अगर आप डिफरेंस इक्वेशंस देखें दोनों टाइप के फिल्टर्स के लिए, तो डिफरेंस इक्वेशंस हम लिखते हैं डिफरेंस इक्वेशंस। IIR फिल्टर के लिए अगर आप लिखेंगे तो उसके केस में हम y of n इक्वल्स लिखते हैं माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 to n ak इनटू y of n minus k प्लस समेशन k इक्वल्स टू 0 to n minus m minus 1, ये वैल्यू हमारी bk इनटू x of n minus k। देखिए ये जो टर्म हमारा है, हम प्रेजेंट आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट हमारा किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? ये जो हमारा टर्म है ये k की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। मतलब यहां पर अगर आप k 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ क्या टर्म बनेगा? x of n। k 1 पुट करेंगे तो x of n minus 1, x of n minus 2, मतलब इस टर्म से आपको क्या मिल रही है? वैल्यूज प्रीवियस और प्रेजेंट इनपुट की वैल्यूज मिल रही है। ये जो टर्म है हमारा, इसमें हमारे क्या क्या टर्म्स कंटेन है? प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स। ये जो हमारा टर्म है इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स हैं। और ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म में आप देख रहे हैं कि वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से शुरू नहीं हो रही, कहां से शुरू हो रही है? 1 से। मतलब यहां पर जो टर्म आएगा वो y of n minus 1 आ सकता है, y of n minus 2 आ सकता है। मतलब ये जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं हमारे, y equals to n हमारा प्रेजेंट आउटपुट है, मतलब n minus 1 n minus 2 n minus 3 सभी क्या होंगे? प्रीवियस आउटपुट्स होंगे। तो ये टर्म हमारा सिर्फ हमें क्या बता रहा है? पास्ट आउटपुट्स बता रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है ये हमने लिखा है फॉर फर्स्ट केस IIR। आप देख रहे हैं IIR फिल्टर अगर हमारा, तो आउटपुट जो डिफरेंस इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी होगी? आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट, दो टाइप के आपको टर्म्स दिखेंगे। एक टर्म हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स को आइडेंटिफाई करेगा, इसको करेगा नोटेशन इसके लिए, और दूसरा हमारा प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगा जो टर्म होगा वो पास्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए ये सिस्टम हमने क्या कहा? ये सिस्टम कैसा होगा? रिकर्सिव सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप यहीं पर देखें सेकंड केस फॉर इट इज सेकंड, अगर हम देखें FIR फिल्टर, तो FIR फिल्टर्स नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स होते हैं, मतलब हमारा प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये टर्म इसमें से हट जाएगा, तो सिर्फ कितना टर्म आएगा डिफरेंस इक्वेशन में? y of n इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 0 to m minus 1 bk इनटू x of n minus k, ठीक है। ये हमारे FIR फिल्टर के लिए हमारी डिफरेंस इक्वेशन। ये देखिए ये जो डिफरेंस इक्वेशन है ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन है फॉर एनी LTI सिस्टम। अब इसमें से अगर रिकर्सिव होगा तो उसमें ये दोनों टर्म्स होंगे, अगर नॉन रिकर्सिव होगा तो ये टर्म नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा IIR रिकर्सिव है तो उसमें दोनों टर्म्स हैं, FIR नॉन रिकर्सिव है तो उसमें ये टर्म नहीं है, सिर्फ ये टर्म है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें जो आपके किसी भी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम के लिए, अगर हमारा ये कोई भी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है, इनपुट xn आउटपुट yn इंपल्स रिस्पांस hn, तो हम जानते हैं कि इसके आउटपुट yn को हम कैसे फाइंड करते हैं? कन्वोल्यूशन ऑफ x of n विद h of n। मतलब कैसे लिखते हैं वैल्यू? समेशन k इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of k, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें कि h of k इनटू x of n माइनस k, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा h of k है, अगर हम FIR फिल्टर्स को लें तो अभी हमने लिख रखा है कि FIR फिल्टर्स का जो रिस्पांस होगा वो n लेस देन 0 पर क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हमारा रिस्पांस n लेस देन 0 पर 0 है और किसी फाइनाइट वैल्यू तक ही हमारा रिस्पांस एग्जिस्ट कर रहा है इनकी, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h of n is 0 या फिर is existing only for 0 to m minus 1। अगर हमने ये जो h के ले लिया, अगर हम FIR की बात कर रहे हैं तो हमारा अगर इंपल्स रिस्पांस सिर्फ 0 से m minus 1 तक ही हमारा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी वैल्यूज अगर 0 है, तो इसी एक्सप्रेशन को आप और कैसे लिख सकते थे? y of n इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू, अब हम 0 to m minus 1 लिखेंगे h of k इनटू x of n minus k।
अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है, बस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, HK की जगह पर क्या टर्म है, BK का टर्म है। तो इसका मतलब जो FIR फिल्टर्स होंगे उनके लिए इंपल्स रिस्पांस आप इस डिफरेंस इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं, जो उसमें कोफिशिएंट्स होंगे BK, जो हमारे x of n - 1 n - 2 n - 3 के कोफिशिएंट होंगे, वो डायरेक्टली हमारी किसकी वैल्यू होंगे, h of k की वैल्यू होंगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से हम डायरेक्टली देखकर कह सकते हैं कि जो हमारा h of k होगा वो हमारा h of k तो हमने रिप्रेजेंटेशन में लिया है क्योंकि हम समेशन के लिमिट्स k के टर्म्स में पुट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि h of n हमारा डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, a of k, ठीक है, आप k के टर्म्स में लिख लीजिए, शिफ्टिंग को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो h of k हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं BK उस BK के बराबर होगा। तो जैसे आप एग्जांपल भी देख चुके हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि y of n = 1/2 x of n, या आप ऐसे समझ लीजिए, अब अगर यहां से एग्जांपल नहीं लेकर अगर इसी रिस्पांस में हम कहें कि इन इक्वेशन 1 हमारे पास y of n किसी FIR फिल्टर के लिए गिवन है कैसे, समेशन k = 0 to m - 1 bk टाइम्स x of n - k। तो अगर हम कहें कि जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स अगर हमारे bk की वैल्यू 0 और 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज के लिए अगर हमारे ये कोफिशिएंट 0 है, अगर हमने डिफाइन कर दिया if b0 is 1/2 b1 is 1/2 and all other coefficients are 0 and all, हम लिखते हैं ऐसे कि bk is 0 for all other values of k, ऑल अदर वैल्यूज ऑफ k। अगर हमने ऐसा डिफाइन कर दिया कि समेशन जो हम ले रहे हैं bk की वैल्यू के लिए वो हमारे k की वैल्यूज सिर्फ 0 और 1 के लिए इसकी वैल्यू नॉन जीरो है 1/2, बाकी सभी वैल्यूज के लिए अगर ये वैल्यूज 0 है तो यहां से आप y of n की वैल्यू क्या लिख सकते थे, y of n = 0 के लिए ओपन कीजिए तो b0 दैट इज 1/2 into x of n - 0 दैट इज x of n प्लस b1 दैट इज अगेन 1/2 x of n - 1। इसके बाद के सारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो हमें ये डिफरेंस इक्वेशन मिल गई। तो अब आप इसको देखकर आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या बिहेव करता है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो अब आप अगर देखें तो आपने इसको कंपेयर अगर किया तो आपने अभी लिखा कि जो सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस होगा वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, BK के इक्वल होगा। तो आप इसको देखकर बता सकते थे कि h of k ये हमारा किसके इक्वल होता, BK के इक्वल होता। तो BK में हमारे सिर्फ दो वैल्यूज हैं b0 और b1 की, तो आप इसलिए h of k जो लिखेंगे या फिर आप h of n जो लिखेंगे उसमें भी n = 0 और n = 1 पर बस वैल्यूज होंगी और दोनों वैल्यूज कितनी होंगी 1/2 n 1/2। तो आप देखिए जो फिल्टर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है इस फिल्टर में h of n की वैल्यू h of 0 is 0 and 1/2 and h of 1 is 1/2। तो ये हमारा जो सिस्टम है इसकी लेंथ कैसी है, लेंथ जो हमारी फिल्टर की है वो क्या दिख रही है हमें, इंपल्स रिस्पांस की लेंथ फाइनाइट है, इसलिए इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि ये सिस्टम अगर हमारा नॉन रिकर्सिव सिस्टम आएगा कोई तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करेगा। रिकर्सिव सिस्टम जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे।